सबसे टफ पार्ट क्या था इस जर्नी में सर अभी तक? सबसे पार्ट टफ आर्मी में मैं ये समझता हूँ, व्हेन वी जॉइन द आर्मी हमें बोला था आर्मी ज्वाइन कर लो, पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी. इट्स रॉन्ग. यू हैव टू स्टडी एवरी डे. फ्रॉम द टाइम आई जॉइन टिल आई बिकेम अ जनरल, आई डिड 8 courses. In addition to that, you have certain examinations to pass before you get promoted. So there is something called a Part B examination to become a captain to major. Then there is a Part D examination. जब आप ज्वाइन करते हो, 500 लोगों ने ज्वाइन किया. उन 500 में से only 50 or 55% will become colonels. At the age of 58, you have started this training. 3.8 kilometers of swim, 180 kilometers of cycling, and 42.2 kilometers of running in 16 to 17 hours just. सर ये डिसीजन कैसे आया मन में? So it was not as if मेरे को suddenly ऐसा शॉक चढ़ गया ये सब करने का, because स्ट्राइक कॉप्स का नाम ही डेंजरस है, बट इनका रोल क्या होता है रियल वॉर में? एक तो हमारे बॉर्डर को डिफेंड करने के लिए होती है, उसको हम बोलते हैं डिफेंसिव फॉर्मेशंस, और कुछ एक ऐसे होते हैं जिनका काम होता है दुश्मन की टेरिटरी में जाके अटैक करना, उनको हम बोलते हैं स्ट्राइक कोर्स. जो ऑफेंसिव या स्ट्राइक कोर्स हैं वो हार्टलैंड में रहती है इन सेंट्रल इंडिया. सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सरप्राइज. यू हैव टू सरप्राइज द एनिमी कि आपने कहाँ पे अटैक करना है. रातों रात उसको जितना छुपा के मूव कर सकते हैं. यूनिफॉर्म के बिना सोल्जर का आइडेंटिटी कैसे सर्वाइव करता है? If you can identify who you are, then maybe you can also from there see where you want to go. There is an emergency, but you can't go because आपको पता नहीं है कि that आपको इस समय पे छुट्टी चाहिए and you won't able to go. तो कभी कभार वो loneliness आ जाती है. So communication is there. You know something is happening, and in 99% cases, if some tragedy is there, but you can't do anything about it. The army statistics show that people who have committed suicide in the army mostly are those who come back from leave. छुट्टी काट के आए हैं. जब इंटेलिजेंस मिलती है सर आपको किसी मिलिटेंट वगैरह की, तो एक जनरल के दिमाग में सबसे पहला थॉट क्या आता है? से आपको मालूम है इस विलेज के अंदर एक टेररिस्ट आया है, फिर आप पूरे विलेज को अनाउंस करके बाहर बुला लेते हो, एंड फिर घर से घर टीम्स जाती हैं सर्च करते हुए. अच्छा, आपका सामना हुआ है कभी किसी मिलिटेंट से? Yes, of course. So 1998, this is कुपवाड़ा. वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ द प्रतीक शो. और आज के इस एपिसोड में आपको मिलने वाली है बहुत तगड़ी मोटिवेशन, बिकॉज आज की जो पर्सनालिटी है, जो आज का टॉपिक है, दैट विल ब्लो योर माइंड. बिकॉज आज हमने एक ऐसी पर्सनालिटी को इनवाइट करा है जो आपको ये बताएंगे कि सबसे पहले एक सोल्जर कैसे बनते हैं, सोल्जर के बाद एक ऑफिसर कैसे बनते हैं, और ऑफिसर बनने के बाद एक लीडर कैसे बनते हैं. बट वो आपको ये सिखाएंगे कि लीडर बनने के बाद अपनी लिमिट को तोड़ते कैसे हैं, एक्सीड कैसे जाते हैं लिमिट्स के. बिकॉज उनका नाम है विक्रम देव डोगरा, जो कि मेजर जनरल थे इन इंडियन आर्मी, एंड ही हैज सर्व्ड फॉर मेनी इयर्स. ही हैज अ वास्ट एक्सपीरियंस इन इट, एंड एट द एज ऑफ 58 ही हैज डन समथिंग अमेजिंग, जिसके लिए आज उनको पूरा इंडिया और विश्व जानता है. That Iron Man training. It is the one of the hardest training ever. And serving करते हुए इंडिया के पहले ऑफिसर थे जिन्होंने आयरन मैन टास्क को कंप्लीट करा था, जिसमें 3.8 किलोमीटर्स की स्विमिंग होती है इन द सी, एंड 180 किलोमीटर्स की साइकिलिंग होती है, एंड 42 किलोमीटर्स की रनिंग होती है. एंड यू हैव टू कंप्लीट दिस साइकिल इन ओनली फ्यू आवर्स. एंड जो इसको कंप्लीट करता है वो आयरन मैन बनता है. तो उन्होंने 58 की एज में ये कंप्लीट करा था, और इसको ये 3 बारी कर चुके हैं. ही इज करेंटली 66, एंड वो अगेन अगले साल एट द एज ऑफ 67 वो इसको दोबारा कंप्लीट करने जा रहे हैं. दैट इज द आयरन मैन ट्रेनिंग. तो आज का पॉडकास्ट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. ट्रू लीडरशिप क्या होती है. बट उससे पहले अगर आपको मेरे चैनल से 1% भी वैल्यू कभी मिली है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते. एंड मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे बेस्ट गेस्ट ढूंढ कर आपके लिए लेके आऊं, आई एम रेडी टू गिव माई 100%. बट आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब मुझे बहुत हेल्प करेगा इस चैनल पर ऑडियंस बिल्ड करने के लिए और ऐसे गेस्ट को लाने के लिए. तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, और मैं मिलता हूं बिना किसी देरी के आपको सीधा पॉडकास्ट में. सी यू इन द पॉडकास्ट. यू आर वाचिंग द प्रतीक शो एंड यू आर वाचिंग विक्रम देव. एट द एज ऑफ 58
You have done something amazing in your life. We'll talk about. बट उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ सर, हर एक फौजी के पीछे एक कहानी होती है, और इतनी टफ माइंडसेट, इतनी मेहनत कर पाने की क्षमता को डेवलप कर पाना, और इतना शार्प माइंडसेट, आपका बचपन कैसा था? मेरा बचपन लाइक एन ऑर्डनरी बचपन जैसे होता है एक आर्मी किड का. मेरे फादर आर्मी में थे एंड आई वॉज ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय माई फादर, क्योंकि वो ऑफिस जब जाते थे उनको मैं देखता था, जैसे बच्चे देखते हैं यूनिफॉर्म में जा रहे हैं, एंड यूनिफॉर्म्स आर सो अट्रैक्टिव टू चिल्ड्रन. तो मैं शुरू से ही बहुत अट्रैक्टेड हुआ यूनिफॉर्म के साथ. एंड वी हैड अ वेरी जिप्सी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, क्योंकि फादर्स आर्मी में थे तो पोस्टिंग होती रहती थी, तो कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, सो स्कूल्स चेंज करने, टिल फाइनली देन आई वेंट टू अ हॉस्टल फॉर माई स्टडीज. सो बट आई वुड कॉल इट अ नॉर्मल 70s का बचपन, where I was influenced by the army, because in those days there was no social media. जो आपके आसपास था वही आपको इन्फ्लुएंस करता था, एंड दैट इज़ वाई उस समय बोलते थे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है. तो मैं फौजी का बेटा था, तो मैं फौज से इन्फ्लुएंस हुआ था. राइट. अच्छा, आपने बचपन से फौज को देखा है, आपने अपने फादर को देखा होगा, क्या आपके थॉट्स होते थे कि दैट मुझे सिमिलर ही बनना है, या आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि दैट मेरे फादर तो एक फौजी हैं बट आई हैव टू बी साइंटिस्ट, आई हैव टू बी लाइक दिस, आई हैव टू बी पायलट? अनफॉर्चुनेटली नो. मैंने यही सोचा कि मेरे को फौजी बनना है, मेरे को फादर की तरह बनना है. आई वॉन्ट टू बी लाइक हिम. एंड 4 साल की उम्र से जब भी मेरे को पूछा था बेटा क्या बनोगे, मैं फौज ज्वाइन करूँगा. और फिर सो मच दैट माई पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड सेइंग ये तो फौज ज्वाइन करेगा. सो इट बिकेम लाइक द नॉर्मल थिंग टू डू. इट्स लाइक कि वो कल्चर डेवलप होता चला. हाँ. And also, I have 4 sisters. 3 of them got married to army officers. And they are much older than me. So by the time I was in class 3 or 4, 2 की शादी हो चुकी थी. So then that again was an army environment. Sisters की भी शादी फौजियों के साथ हुई है, father भी आर्मी में थे, आसपास भी सारी आर्मी है, तो कोई चॉइस ही नहीं थी, और I wanted to join the army from day one. Okay. In the army, you have done your job with very excellent service. ये एक्सेलेंस के पीछे ये डायरेक्शन, ये जो इतनी मजबूत आपके अंदर डायरेक्शन बनी इस चीज़ को लेके कि भाई मुझे इस फील्ड में इतनी बहुत अच्छा करना है, ये डायरेक्शन इतनी मजबूत बनी कैसे? कौन सा ऐसा इंसिडेंट था आपकी लाइफ में जब आपको लगा कि नहीं, अब तो मुझे अपना 100% देना है इसमें? आई डोंट थिंक ऐसा कोई मैं इंसिडेंट आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि इस वजह से ऐसा हुआ, बट आई थिंक प्रोबेबली इट इज़ अंदर से ही कुछ आता है, जहाँ मेरे को हमेशा ये लगा कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो आई शुड डू इट टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी. सो आई शुड ट्राई हार्ड इवन एज अ चाइल्ड. कोई गेम खेलनी है तो उसमें पूरा जोर लगा दो, कोई और कुछ एक्टिविटी करनी है, कोई नोटी काम भी करना है तो भी उसमें पूरा जोर लगा दो. सो पुटिंग इन योर बेस्ट एफर्ट probably just became a part of me. I don't think it was some special incident जिससे मेरे को ऐसा अच्छा, feel हुआ. in your childhood you was a average child or you're like on the top 1% जो toppers होते हैं नहीं, in नहीं, every नहीं. field they are the best? No, I was like a child which many parents would want to spank. तो क्या था कि शुरू में ना I was very good in my studies up to class 3. Okay. उसके बाद I was playing more than I was studying. I was playing hockey, I was playing badminton, I was playing, and studies started dropping. So I was you can say a good student, but I was not like आपके तो top वाले जो होते हैं ना, जो front bench पे बैठते हैं, teachers pets. No. I was like an all-rounder. More into games and studies तो चलो चल रही हैं साथ में. So I would be about 70-80% type चल रहा था. उस जमाने में वो बहुत होता था. There was not 99% type. सर आज भी बहुत लोगों के लिए नहीं. आज तो unless you get 99% you are considered to be a duffer. नहीं, बहुत लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे होंगे, वो कह रहे 70 आ जाए सर तो चल जाएगा. नहीं, I was decent 70, 75, 80 type. Yeah. सर IMA का जो IMA तक के एग्जाम तक पहुंचना होता है, फिर उसको क्लियर करना, कहते हैं वो क्लियर करना नहीं होता, वो अपनी ईगो को तोड़ना होता है. सो सिलेक्शन का प्रोसेस आप एक बार बताओ कैसे शॉर्ट में कि दैट व्हाट इज द प्रोसेस. I joined NDA. ओके, NDA. तो NDA is after school. हमारे टाइम में 11th के बाद हम चले जाते थे, ऑल्दो हमारा बोर्ड स्टार्ट हो गया था 12th का, बट NDA had not changed. So I didn't do a 12th board luckily. 11th के बाद मैं चला गया. अभी प्रोसीजर आज भी वही है, एंड IMA का भी प्रोसीजर वैसे ही है, सिमिलर टू NDA.
इट्स एक बार यूपीएससी. सर हमारे दर्शकों हाँ. के लिए एक बार ये बता दो एनडीए एंड हाँ. आईएमए में थोड़ा सा डिफरेंस. So NDA is the National Defense Academy. It is a 3-year degree course जो कि स्कूल के बाद ज्वाइन करते हैं, और उसमें आपको या तो बैचलर ऑफ आर्ट्स या बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री मिलती है वहाँ पे. नाउ टुडे दे आर चेंजिंग द क्राइटेरिया. दे आर नाउ गिविंग बीटेक टू पीपल हु आर ज्वाइनिंग एयरफोर्स एंड नेवी. सो यू विल बिकम अ इंजीनियर बाय द टाइम यू ग्रेजुएट फ्रॉम एनडीए. 3 साल का कोर्स होता है एंड स्कूल के बाद आप ज्वाइन करते हो. तो वो करने के बाद, एंड इट इज़ ऑल आर्मी नेवी एयरफोर्स सब जो भी कैडेट्स हैं इकट्ठे जाते हैं उसमें. अभी गर्ल्स भी जा रही हैं एनडीए में, ठीक है. नाउ आफ्टर यू पास आउट फ्रॉम एनडीए यू देन गो टू द प्रोफेशनल अकेडमी ऑफ द सर्विस यू हैव सिलेक्टेड. मान लो मैं एयरफोर्स कैडेट हूँ तो मैं एयरफोर्स अकेडमी में जाऊँगा. आर्मी वाले आईएमए में जाते हैं और नेवी वाले नेवल अकेडमी में जाते हैं. तो वहाँ पे 1 साल और ट्रेनिंग होती है उस आर्म के बारे में, और फिर वहाँ से आप ऑफिसर की तरह ऑफिसर बन के कमीशन होते हो. ये तो हो गया एनडीए एंड देन आईएमए. अगर आप डायरेक्टली आईएमए में जाते हो फिर आप ग्रेजुएशन करते हो पहले. सो आपने अपना कॉलेज किया, ग्रेजुएट बन गए. दैट इज द क्वालिफिकेशन फॉर अपेयरिंग फॉर द आईएमए एग्जामिनेशन. और यू कुड बी गोइंग टू ओटीए, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, which is also same qualification. And after you done your graduation, you take the UPSC examination and you join IMA. फिर आप IMA में 1.5 साल करते हो. 1.5 years. हाँ. From India when you came, you do 1 year. Now you are doing 1.5 years. And then you are again getting commission along with the NDA people who have come. So NDA वाले वहाँ से आ रहे हैं directly second term में, आप directly जा रहे हो first term में, फिर second term, फिर third term और commission. That is the thing of India. Okay. And ट्रेनिंग में सर होता एग्जैक्टली क्या है? जब आप आईएमए में जाते हो तो 1.5 साल आपको किस चीज़ के लिए ट्रेन करा जाता है? सबसे पहले तो आपको ना मोल्ड किया जाता है कि आपको जो लाइफ अभी तक आपने लीड की है, जो बहुत ही खुशी लाइफ होती है. कॉलेज में आप पता है आपको लोग क्लासेस कम अटेंड करते हैं, बाकी एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं. अभी आप आईएमए में आए हो तो आपको वो सब भुलाना है एंड आपको एक सोल्जर बनाना है. So you are a raw material who's got potential. Now the IMA is going to train you and make you an officer whom people will follow into battle. So ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन IMA में होता है. तो क्या कैसे करते हैं? पहले तो आपको तोड़ते हैं. आप एक्सरसाइज, फिजिकल टफ, there's pressure on you physically, mentally, academically, and from the seniors around you to basically make you conform to the like you can say the requirements of becoming a leader. ठीक है. Okay. तो आप जब रगड़ा आपको लगता है तो आप उसी से पॉलिश होते हो. So the training is so tough that automatically you start conforming to the requirements of what makes a man from a boy. And that process carries on for 1.5 years. And the process is not that anything institutionalized to give ragda. No. The curriculum is such. तो आपकी एकेडमिक्स भी होती हैं, आपको मार्चिंग सिखाते हैं, आपको फिजिकल फिटनेस सिखाते हैं. फिजिकल फिटनेस में स्विमिंग सिखाएंगे, आपको मैराथन्स होंगी, आपको रोप क्लाइंबिंग होगी. ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग हैपन्स. देन देयर आर मिलिट्री सब्जेक्ट्स बिकॉज यू आर जॉइनिंग द आर्मी. सो यू हैव टू लर्न अबाउट वेपन्स, एम्यूनेशन, हाउ टू फायर, टैक्टिक्स, स्ट्रैटेजी, यूनिट्स विच आर देयर, डिफरेंट आर्म्स आर देयर. सो ये सारा मिक्सचर अलॉन्ग विद जियोपॉलिटिक्स, अलॉन्ग विद हिस्ट्री, along with the current affairs which are going on. So it's like a big package, all condensed in that 1.5 years to make you what they want you to become. So that is the process. And it's not so tough because bahar se, when I'm saying, I'm trying to explain to you, it might be looking that bahut kuch ho raha hai. But every guy who joins, I would say 99% of the people do it. Okay. And become what they have to become. अच्छा सर, इसमें सबसे ज़्यादा टफ क्या होता है? मेंटल पार्ट सबसे ज़्यादा टफ होता है ये फिजिकल? एक्चुअली क्या है, दोनों चीज़ें होती हैं. बट व्हाट इज हैपनिंग इज एवरीथिंग इज चेंजिंग साइमल्टेनियसली. इट इज़ नॉट सीक्वेंशियल कि पहले आपको फिजिकली कर दिया फिर आपको मेंटली कर दिया. आप आए हो, आपकी बॉडी टूट रही है रोज़, ठीक है, तो दर्दें तो हो ही रही हैं. ऊपर से माइंड के ऊपर भी प्रॉब्लम है कि मेरे को दर्दें भी हैं, अब ये नया काम भी हो रहा है. अच्छा, कोई सीनियर मेरे को बुलशिट भी मार रहा है, उस्ताद पीछे पड़ा हुआ है, मेरे से टेस्ट नहीं पास हो रहा. तो एवरीथिंग इज लाइक अ मिक्सचर, आई वुड से. सो इट्स नॉट एज इफ इट्स ओनली वन थिंग, बट बिकॉज इट इज ऑल सो कॉन्सेंट्रेटेड,
it becomes a little more intimidating. ओके सर, एसएसबी इंटरव्यू में लोग बोलते हैं साइकोलॉजी टेस्ट सबसे डेंजरस होता है, पर आपके हिसाब से कैंडिडेट का सच पहली बार कहाँ पकड़ा जाता है? आई थिंक आपका उसी में पकड़ा जाता है जो आपके जैसे GTO टेस्ट होते हैं, या आपको साइकोलॉजिकली टेस्ट देते हैं, या आपको पिक्चर परसेप्शन का टेस्ट देते हैं. जब आप उसमें अपना थॉट डालते हो genuinely, राइट. so you get exposed if there is something wrong with you, or you're exposed that you're the right guy. So your truth comes out, and that is how these are designed. I would say few people may be able to fool the system, but by and large वहाँ पे आपका सच पकड़ा जाता है. वहाँ पे पकड़ लिया जाता है. अच्छा, जो इंटरव्यूअर्स होते हैं, व्हाट दे आर फिगरिंग आउट, वो क्या ढूंढ रहे होते हैं कैंडिडेट में? वो यही ढूंढ रहे हैं कि एक तो आप में कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, सेकेंडली आप जेन्युइन हो या नहीं. आपसे मैं पूछता हूँ कि ओके आप कौन सी गेम खेलते हो, एंड आप कोई गेम नहीं खेलते, मगर आपने दिखाना है कि मैं बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन हूँ. तो मैंने जब गलत जवाब दिया अपने इमेज को बढ़ाने के लिए, वो पकड़ लेते हैं. उनका काम है ये, एंड दे सी सो मेनी कैंडिडेट्स एवरी डे, सो दे एक्सपर्ट्स. सो आई वुड रिकमेंड टू पीपल हु आर गोइंग फॉर SSB, be genuine. If you don't know something or you're not doing something, say so. Say, sir, sorry, I don't know, I will learn about it. Oh, I will go back and check. That is a better answer than to give a wrong answer or try and be smart. Because can't fool those guys, they are experts in the field. What do you think? They are a great observer. What special they have that they They're quickly trained, no? judge They're you? trained. एक तो उनको psychology की training होती है. So there are signs that you get, body language is there. You know, the way you look, the way you're sitting, if you're not confident in your language, the way you communicate and what you communicate, आपका मटेरियल में कितना दम है या नहीं है. मान लो आप कहते हो मैं भी बास्केटबॉल बड़ा अच्छा खेलता हूँ, और मैं पूछूं अच्छा बताइए उसमें कितने लोग होते हैं एक टीम में, और क्या डायमेंशंस है कोर्ट की, और आपको पता नहीं है, तो फिर मेरे को पता चल गया कि ये तो झूठ बोल रहा है ना. ऐसे ऐसे. तो दे हैव क्वेश्चंस which are lined up in such a way to find out that you are genuine. Yeah, so it's best to be genuine and original, and they're looking for that the man is speaking the truth. Because finally जब आप ऑफिसर बनते हो, आप लोगों को फूल नहीं कर सकते. आपके जो कमांड है, जो आपके साथ मैन हैं जिनको लीड करना है आपने, वो आपको दिन रात देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि यू आर द ऑफिसर, एंड दे कैन सी थ्रू यू. दे नो कि ये साहब ना, नहीं ये थोड़ा सा हाँ थोड़ा गड़बड़ है. हाँ, दैट शुड नॉट हैपन. सो यू शुड कम अबाउट एज जेन्युइन, as confident. Your communication skills should be good, because a leader should have good communication. So I can't express to you what I want you to do, you know. Then I should be morally, absolutely above board. Now that morally can be to do with financial, to do with my own personal conduct and all that. So this is what they are checking in SSB. Intelligence तो आपकी चेक कर ली उन्होंने in your written examination कि चलो इसका लेवल ठीक है, मगर ये बंदा कैसा है, इसका कैरेक्टर कैसा है, ये जब प्रेशर आएगा तो ये कैसे बिहेव करेगा. ही शुड नॉट क्रैक अप अंडर प्रेशर. ही इज नॉट फूलिंग हिज वे थ्रू, कि झूठ बोल के निकल रहे हैं, बिकॉज लड़ाई में झूठ नहीं बोल सकते आप, आपको परफॉर्म करना है वहां पे. दैट्स व्हाट दे लुकिंग एट. सर, आपको सोर्ड ऑफ ऑनर, ये पूरे इंडिया में एक बहुत बड़ा किताब है जो आपको मिला, एंड बेस्ट कैडेट बनना, उस पल आपके दिमाग में क्या चल रहा था जब आपके साथ ऐसा हुआ था? वो पल अगर आप दोबारा मेमोराइज कर पाओ. सो इट्स नॉट अ वन डे थिंग. आपको पता है कि आप मेहनत कर रहे हो, एंड यू कैन सी योर प्रोग्रेस. आपको मालूम है दैट यू आर नाउ रनिंग इन लाइन फॉर टॉप पोजिशंस. सो ऑलरेडी इट्स देयर इन योर माइंड. And then the decision comes, okay, you are going to be awarded the Sword of Honor, you're going to get the gold medal. So it's a feeling of lot of satisfaction कि जितना आपने काम किया है उसका आपको करेक्ट फल मिला है. Most of the time you hear that people did not get what they deserved. Now here you are being told that you're getting this, so you feel that satisfaction that I worked hard and I've got my results from it. It's a great feeling. It's been many years now, but I can still, when I go back, I can think about it, how, it felt, that moment when it was announced. Finally, the day when you get it, उस समय तक तो आपने पहले ही enjoy कर लिया होता है पूरा. But announcement day is the day you're waiting for. आप already
जब आपको पता चलता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो ऑलरेडी काफी ज्यादा इमेजिन कर लेते हो। बिल्कुल बिल्कुल, आपने पूरा इमेजिन कर लेते हो और यू लिव इट हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स राइट। कि मेरे को ऐसे मिलेगा, मैं ऐसे करूंगा, कल ऐसे होगा। ऐसा होगा, हाँ, आई विल गो अराउंड लाइक दिस, दैट काइंड ऑफ। अच्छा सर, सोर्ड ऑफ ऑनर कब मिलता है किस इंसान को? व्हाट इज द क्राइटेरिया टू क्रैक इट आउट? सो व्हाट हैपेंस इज, जब आप आईएमए में होते हो, सो आपके जितना मैंने बताया फिजिकल एकेडमिक ये वो, उसके टेस्टिंग होती रहती है थ्रू आउट द ईयर. And there is also officer-like qualities where you are judged by your directing staff. So like there is a platoon commander, one captain will be there, he'll have about say 30 people in his platoon. उन सबको वो assess करता है कि इसमें officer-like quality कितनी है. And that is based upon your conduct or your the amount of mistakes you keep making deliberately. आपने PT skip मार दी, आपने कोई bunk कर दिया, तो वो नोट करते रहते हैं. तो आपको उसमें जजमेंट करते हैं और दैट इज़ अ वन बिग चंक ऑफ सेलेक्ट क्वालिटीज. देन इज योर फिजिकल एबिलिटी, योर मार्चिंग, योर एकेडमिक्स, योर मिलिट्री सब्जेक्ट्स, ऐसे करके पूरा. तो जो पूरा जोड़ने के बाद नंबर 1 मेरिट में बनता है, उसको गोल्ड मेडल मिलता है. सो ही इज़ द फर्स्ट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट एंड यू गेट द गोल्ड मेडल. आउट ऑफ द पीपल हु आर इन द फर्स्ट 5, टॉप 5, देन दे सिलेक्ट ऑल राउंड बेस्ट कैडेट कौन है. And that needn't be number 1. You could be number 2, 3, 4, 5. But it is based upon your overall performance, that you are physically also good, you are academically also good, you are an officer, like quality भी अच्छी है, वो करके उसको sword of honor देते हैं. Like that. So there is a difference between sword of honor and gold medal. Okay. You might find किसी को sword मिला है, उसको gold नहीं मिला. Right. उसको कोई भी medal नहीं मिला, क्योंकि it's only gold and silver. ठीक है, उसको कोई medal नहीं मिला. यहाँ दोनों मिले हैं. यहाँ केवल गोल्ड मिला है और सोड नहीं मिली. तो इट्स लाइक दैट. एंड साल में आप बता रहे थे सिर्फ 2 बारी ये 2 हाँ, लोगों को एवरी 6 मंथ्स एक कोर्स होता है ना. तो हर 6 मंथ्स पे एक सोड अलॉट होती है. 1 सोड ऑफ ऑनर, 1 गोल्ड मेडल टू द पासिंग आउट कोर्स. मतलब सर, लाखों लोगों में आपको 6 महीने में एक बंदे को चुना जाता है फॉर सोर्ड ऑफ ऑनर. करेक्ट. दैट इज अ ग्रेट थिंग. What you have done special to get it? Or just hard work and luck. Luck also has to be there. I always believe that in any successful person's life, 70 to 80% is hard work and 20 to 30% is luck. Luck means right time, right place, right decision, right performance. You could be the brightest person, but the day you have to perform, कुछ हो जाता है. You're not well, or you just not responded correctly. That is the luck part. But that is not in your control. So उसको तो भूल जाओ. So finally it is the hard work. 70 to 80% जो है, if you work hard, like they say, the harder I work, the luckier I get. So I think that works. अच्छा सर, जब आप लाइफ में इतना एक्सेल करते हो तो आप मिस्टेक्स भी करते हो. ऐसा नहीं लगता, लोगों को ऐसा लगता है कि जो लोग लाइफ में सक्सेसफुल बनते हैं वो मिस्टेक्स कम करते हैं, बल्कि वो ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं. Have you done the mistakes? Lots of them. But the mistakes are never highlighted. Or you should try not to highlight them. Because you have to live for an image also, no? If I am a sword of honor, then I am more cautious because I have to make sure that I don't let that sword down. So maybe एक बार आपको कुछ ऐसे अवार्ड मिलता है, उसके बाद आपको ज़्यादा ट्राई करना पड़ता है, that you don't make a mistake, you don't do something wrong, you don't get... बढ़ जाता है. हाँ, for yourself. Imagine you get the sword and अगले दिन आप यूनिट में जाओ और आपको बोल रहे हैं कि क्या गधा भेज दिया आपने हमारे पास, ये तो कुछ करने टाइम से नहीं आता, ये नहीं करता, तो it be a very big letdown. So your responsibility goes up. So whilst mistakes are there, you try not to make them such big mistakes that they get highlighted, or it comes out in the like, look at this guy, he was a sword of honor, और इतना useless निकला ये. Responsibility. हाँ, so I feel it is like a catalyst to do well. So you come under pressure. You have to perform. You can't now let that image down. Because you are highlighted among thousands of people. Yeah. For being the best. Yeah. So you have to live up to that image, and for that you have to work hard. हाँ, वो कहते हैं कि सर जो फर्स्ट आता है ना किसी भी चीज़ में, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है. Because ऊपर से आप केवल नीचे आ सकते हो, उसके ऊपर तो कोई जगह ही नहीं है. और you have to do every time your best. You have to try and do your best. That is amazing, sir.
अच्छा, एक सर एक चीज पूछनी थी सर। लोग रैंक देखते हैं कि रैंक बढ़ती जाती है आर्मी में, पर जर्नी नहीं समझते। दे डू नॉट अंडरस्टैंड द जर्नी की जर्नी क्या है। फ्रॉम आपकी जर्नी, पहले आप क्या ऑफिसर लेवल से स्टार्ट हुई थी? कौन से लेवल से स्टार्ट हुई थी? सेकंड लेफ्टिनेंट। सेकंड उस लेफ्टिनेंट। समय सेकंड लेफ्टिनेंट होता था 1 स्टार। ओके Today you are joining with 2 stars, but that was second lieutenant. ओके, तो स्टार्टेड विद द सेकंड लेफ्टिनेंट Yeah. एंड टू द मेजर जनरल, the highest topmost ranks in the army, right? In this journey, क्या लाइफ में चेंजेस आपने करते गए? व्हाट यू हैव लर्न इन दिस जर्नी? ये जर्नी कैसी थी फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप? So the journey is long. In the army, the journey is very long. In the civil services, it is not so long. Army में क्या होता है that by the time you become a colonel, हमारे टाइम में you had put in already 20 years of service. 20 years. 20 years. Today you are putting in only 15 years and becoming colonel. We became colonels at 20, 21 years of service. Now from a second lieutenant to become lieutenant, the journey was only time, because automatically you became, after 2 years you became a lieutenant, after 3 years more you became a captain, after 13 years you became a major. तो ऐसे था, continuous till major. But the experience that you're gaining in this time was phenomenal. आपका जो appointments हैं, they change with rank. The responsibilities change with rank. Your exposure changes. So today, if I, as a second lieutenant, am reading something, it has a certain perception for me. After 10 years as a major, I read the same thing. I am reading more into it. My perception has changed. My knowledge of that thing has changed. And same words are now meaning much more to me. So that is the what comes out of experience. You read more and understand more of the same thing as time passes. And that goes on till you retire, and even after retirement. What I understood as a second lieutenant, today my perception of the same thing is much different, because of the experience I've gained. So that is the journey, and I think it's in every profession. It's not only in our profession, but in our profession it might be more pronounced, because you are still doing the same stuff. As a second lieutenant, my job was to fight and make sure that I win. And as a general also, my job is to fight and make sure I win. Only the tools I use are now different and more at general level. And at that level, it is what my limited resources are at that level. But my mission and aim remains same. So that's how the journey goes. सबसे टफ पार्ट क्या था इस जर्नी में सर अभी तक? सबसे पार्ट टफ आर्मी में मैं ये समझता हूँ कि एट एवरी लेवल यू आर जज्ड एंड टेस्टेड. अनलाइक पीपल, व्हेन वी जॉइन द आर्मी, हमें बोला था आर्मी ज्वाइन कर लो, पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी. इट्स रॉन्ग. यू हैव टू स्टडी एवरी डे. मेरे फ्रॉम द टाइम आई जॉइन टिल आई बिकेम अ जनरल, आई डिड 8 कोर्सेज. उन 8 कोर्सेज में 3 कोर्सेज आर 1 year long. Okay, 1 year of not only studies, 3 times, and then short courses, कोई 3 महीने का है, कोई 6 महीने का है. So आपकी रेगुलरली एक तो आपको अपग्रेड कर रहे हैं और उसमें टेस्ट करते हैं आपको, और वो ग्रेडिंग आपके प्रमोशन में काउंट होती है. So it's not like you can be casual about it. So that is one thing. In addition to that, you have certain examinations to pass before you get promoted. So there is something called a Part B examination to become a captain to major. Then there is a Part D examination. Then there is a staff college examination. Okay, every time there is exam. Yeah. Okay. And staff college is a competitive examination, जिसमें से 4 में से केवल 1 बंदा सिलेक्ट होता है. आपने पास कर लिया, मगर मेरिट में आपका नाम नहीं है तो आप नहीं जाओगे. और स्टाफ कॉलेज अगर आपने नहीं किया है तो आपकी चांसेस ऑफ गेटिंग प्रमोटेड कम वेरी लिटिल, वेरी लेस. सो इट्स लाइक सेपरेटिंग द बॉयज फ्रॉम द मैन. स्टाफ कॉलेज तक सब इक्वल. उसके बाद एग्जामिनेशन दिया स्टाफ कॉलेज का. जो लोग निकल गए, दे स्टार्ट फीलिंग दैट वी हैव अराइव्ड. अब हम योद्धा बन गए. सो वो जो लोग हैं, नाउ देयर फोकस इज ऑन देम, एंड द अदर्स आर लाइक दे आल्सो रैन. कुछ उनमें से भी बन जाएंगे जिन्होंने स्टाफ कॉलेज नहीं किया, मगर जिन्होंने कर लिया है, उनमें से वो सोचते हैं कि हम तो 100% बनेंगे, बिकॉज वी आर नाउ अ कट अबव. So that testing which is there at every stage is one very challenging thing in the army. Secondly, the pyramid is very steep.
फॉर एग्जाम्पल जब आप ज्वाइन करते हो 500 लोगों ने ज्वाइन किया, उन 500 में से ओनली 50 और 55% विल बिकम कर्नल्स. अच्छा. पहले तो ऑटोमेटिक प्रमोशन है, मैं अभी आज की बात कर रहा हूँ. हाँ, right. You get automatically promoted up to lieutenant colonel. Then there is a promotion board where you are sits, a band of people sit who will evaluate your performance. Once you are cleared by that, only then you get promoted to colonel. But the vacancies are such that only about 50 to 55% people become colonels. फिर जब ब्रिगेडियर बनते हैं तो उस 55% में से only about 30% will become brigadiers. हाँ, मतलब हर प्रोसेस में फिल्ट्रेशन. हाँ, so it is a very very narrow on the top. So आप देखोगे by the time you are becoming a general, there is only 0.1% people who become. So that is again a big, it's a challenge in the army. Right. Because now when you start equating your status in terms of rank, कि सिविल में मेरे साथ वाले वो सारे जनरल लेवल के बन गए हैं और मैं तो कर्नल ही हूँ. Because not that you were not good, but the vacancies are such. The pyramid is such. And you can't change it in the army because everybody can't become a general. है ना? अब सभी जनरल बन जाएंगे तो आगे काम कौन करेगा? So generalship means that you are picking up selected people to then lead the army into battle. So that these are all service conditions. And that is what makes it challenging in the army. There are few vacancies and the constant testing. And then you have the annual confidential report, where one bad report can actually set your career or just put it on hold. And army में ये तो है नहीं like CV Street के आज आपने join की, कल दूसरी organization join कर लिया. Either you're in the army or you're out of it. If I choose to leave, I can't come back. So it's a big decision that I want to leave. मैं promote नहीं हुआ, मैं छोड़ दूँ फौज को. People leave, but it's a big decision. And therefore, you need courage to take that decision. So these are the challenges, I would say. अच्छा, what are the things you think that you did right that आप लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट से जनरल तक की पोजीशन तक आप जा पाए? You have covered the journey. आपको क्या लगता है? What are the things that you did right? Well, I think everybody tries to do all the right things. And उसमें जो right thing मैं बोल रहा हूँ, first is that you have to work hard. You have to prove yourself. अब आपने यूनिट ज्वाइन की एक IMA से, जो भी आप IMA में करके आए वो खत्म हो गया. अभी आपको यहाँ पे अपने आप को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा. You have to show this unit that you are a good officer, you are competent, people will respect you, your men will respect you, so you have to be better than them. Not only in say running and marching and all, but you have to be better in them, better than them in tactics, in strategy, in knowledge. You should be able to teach them when required. So then they will follow you. Who's a leader? A leader is who inspires you. So you have to be inspirational. Now that is what if you can do that, then you have managed to establish a position for yourself. And you will be graded accordingly. When your CEO is seeing this officer is very good, people respect him, he's better, he's good, he's working hard, that's what's required. Okay. Yeah. And of course, you have to make sure that you don't do anything wrong. Wrong means there can be unfortunate cases, कोई आई कार्ड घुमा दिया अपना, तो आपको बिना वजह कोर्ट इंक्वायरी होगी, आपको एक एडवर्स रिमार्क मिल जाएगा कि ही इज कैजुअल, ही इज लॉस्ट हिज आई कार्ड, या कोई और इंसिडेंट, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, so anything, these are all unfortunate things which can happen. So that is where I say the luck part. You have to be lucky also. Right. And apart from being lucky, if you work hard, you may be working hard and get unlucky. Too bad. You may be not hardworking and get lucky. Rare. Right. Okay? But you work hard, you normally will reach where you want to reach. Actually, आप अपने गोल को क्रश तो कर लोगे, चाहे आज चाहे बाद में. या. अच्छा, रैंक्स बदलने पे सबसे बड़ा प्रेशर क्या फील होता है सर? जब रैंक्स बदलती जाती है. प्रेशर नहीं फील होता, बड़ा मजा आता है. अच्छा, क्या मजा आता है? Obviously, suddenly, you are not at a higher rank, because in the army, everything is very related to your rank. I keep giving example to people. Right. That I don't mind being a general with the pay of a major, rather than being a major with the pay of a general. ठीक है ना? Because in army, the rank is more important, because you're trying to become a leader. And the higher your rank is, the more the people you can influence and command.
So that satisfaction comes, by being a bigger and more inspirational leader is somehow related to your rank. Okay. So therefore, responsibility though comes all the while. Whether you're a lieutenant or a captain, you're a major, responsibility remains constant. Maybe the number of people you command goes up, and therefore the degree of responsibility goes up. But it's not suddenly that it suddenly starts weighing on your shoulders and all that. No, you're prepared for it. You're ready to go even 3-4 promotions in one time only. That much of responsibility anybody can take. इन हायर रैंक्स पे सर ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमें अब नहीं करनी पड़ती when we are on the lower ranks. You have to be careful because you are under more scrutiny. ज्यादा लोग आपको देख रहे हैं कि अगर आप मान लो एक डिवीजन के GOC हो, the general officer commanding, everybody is watching, and everybody is not only watching but they are also making an opinion कि ये कैसा बंदा है, नहीं ये ढीला है, ये लेट आता है, ये दारू ज़्यादा पीता है, या कुछ भी, they are trying to judge you, more people. And so you have to be more careful. You have to make sure that you do things more appropriately. So आपको वो same जिसको वो बोलते हैं ना, जिसको you have to keep that balance. You cannot be behaving extreme. ज़्यादा गुस्सा आता है इसको ना, गुस्सा आता होगा, you have to control it because you are a leader. You have to be inspirational to people. People will follow you only when they feel that you are worth following. Right. Absolutely. जब आप उस पेडेस्टल पे खड़े होने लायक हो. आप रैंक से आपको लोग नहीं फॉलो करेंगे, आपके काम से फॉलो करेंगे. अच्छा सर, आप लीडरशिप की एक डेफिनेशन बताओ आपके हिसाब से. व्हाट यू हैव फाइंड, व्हाट यू हैव डिस्कवर दैट व्हाट इज लीडरशिप फ्रॉम अ जनरल? I would say leadership from anybody is the ability to inspire confidence in the people you lead so that they listen or they follow your directions. If I give an order, you will follow my order because you have no choice. But if I give you an order, you follow my order because you have faith in my order. Yeah. Then it is leadership. So rank gives you position and authority, but leadership gives you that confidence to your troops to follow you. And when you have to take troops into battle, jahan decision is between life and death, so people will not die for your order. They will die for your leadership because they feel that you will lead them successfully. Faith. Yeah, that faith is there that ये हमें मरवाएगा नहीं. अगर मैं समझता हूँ कि मेरा लीडर बेवकूफ़ है, ये मरवा देगा, तो मैं 10 बार सोचूंगा इसको फॉलो करूंगा या नहीं. बट व्हेन आई हैव फेथ इन दिस लीडरशिप कि नहीं, ये अच्छा, हमारा ऑफिसर अच्छा है, कॉम्पिटेंट है, जानता है अपने काम को, आई विल गो मोर विलिंगली, एंड दैट इज रिक्वायर्ड. दैट इज एंड आई थिंक व्हाट इज you can implement this is in any field. In any पे field. भी leadership Everywhere. So there's a difference between a leader and a manager. Yeah, please tell. A manager has to just manage his people for whatever output they want from it. Right. The people don't have to follow him. He's managing them. But in a leader, they have to follow you. They will only follow you when you inspire them. So you have to be inspirational. Right. करके दिखाना पड़ता है. बिल्कुल, उनसे बेटर होना चाहिए. उनको पता है ये मेरा लीडर है, ये मेरे से जानता ज़्यादा है, ये मेरे से फिट भी ज़्यादा है, मैं इसके पीछे चलूंगा तो मैं सेफ रहूँगा. Then only they will look up to you. या. अगर मैं बोलता हूँ जी चलो वहाँ अटैक करना है हमने, मेरे पीछे चलो, एंड आई एम इंस्पिरेशनल, दे विल फॉलो मी. आई कांट से मैंने वहाँ अटैक करना है, तुम लोग चलो मैं बाद में आता हूँ. तो बोले खुद तो अपनी जान बचा रहा है और हमको आगे भेज रहा है. सो अ लीडर हैज़ टू लीड, बट एज यू ग्रो सीनियर इन रैंक, you don't lead in that manner. You lead because you exude that confidence in your people. कि ये जनरल ने प्लान बनाई है, इसकी प्लान अच्छी है, ये कॉम्पिटेंट जनरल है, फिर इसको हम जब फॉलो करेंगे, ऐसी प्लान को चलेंगे आगे, तो हमको सक्सेस मिलेगा. राइट. अच्छा सर, ऐसा भी कभी कभार होता है, मतभेद हो जाते हैं, लाइक यू हैव प्लान समथिंग कि इसको इस तरीके से करना है, एंड योर टीममेट्स आर नॉट रेडी. Yes. कि दैट दिस इज नॉट राइट. So let me tell you, and this is a real story, and very few people talk about it because it's controversial. जब कारगिल की लड़ाई हुई थी, उस समय इंडियन आर्मी was attacking all the heights of Kargil uphill, and there were COs who refused. They said, "Sir, we cannot go in this attack. All our men will die." They were removed from command. I have a friend of mine. I will not name the battalions because that's not important. So his unit was told to attack
a feature. The CO, my coursemate was a second in command. The CO refused, saying, no, we'll have too many casualties, we will not attack. They moved him aside, they told my coursemate, you become CO now, you take him. He also refused. Usko bhi hata diya. They put a third guy, they attacked, they had huge number of casualties. And both those officers, their careers were over because of this thing. तो ये होता है. And it's happened. मतभेद भी हो जाते हैं. बिल्कुल. और ये कई बार हुआ है. There is a difference in opinion, no? You are finding that the order given to you is not competent. It's not something that you are convinced by. And when life and death is involved, you have to be convinced what you're doing. अगर आपको ये conviction नहीं हो रही है तो आप अपने men को कैसे लेके जाओगे उसमें? So that courage of conviction has to be there. And therefore you must tell your boss that no sir, I don't agree with you. इसमें ऐसे हो जाएगा, इसमें ऐसे हो जाएगा. Of course, then it is for the boss also to be, sensitive to feedback. कि नहीं, you're right, okay, इसको ऐसे change कर लेते हैं. Right. But if you have a boss who's not that sensitive, then it's okay, you get out. Next को लगाते हैं. And you, if it is a success, then very good. But if there's a failure, then everybody is pointing. So it's like, it's not an easy situation. But yes, there is so many times this issue comes up. Let's come to my favorite part of this podcast. That is the Iron Man. And सर, जब लोग रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं, जब वो सोचते हैं कि अब तो अपनी ज़िंदगी हमने जी लिया, वेकेशंस पे जाएंगे, ज़िंदगी जिएंगे, तब आपने at the age of 58 you have started this training. 3.8 kilometers of swim, 180 kilometers of cycling and 42.2 kilometers of running in 16 to 17 hours just. सर, ये डिसीजन कैसे आया मन में? Why you have took this decision? Because Iron Man बहुत टफ है and बहुत कम लोग ट्राई करते हैं इसके लिए. So it was not as if मेरे को suddenly ऐसा शॉक चढ़ गया ये सब करने का, because I also would consider it to be बेवकूफ़ी कि आप इतनी endurance event कर रहे हो. But मेरे साथ एक हादसा हुआ था लाइफ में, and like I told you, I was on the top of my course throughout, sort of won a gold medal, other medals. Courses मैंने जो किए 8, उनमें भी टॉप किया मैंने 5 में, अल्फा ग्रेडिंग सब में. यूनिट कमांड भी अच्छी हुई थी मेरी, ब्रिगेड कमांड भी अच्छी हुई थी, डिव कमांड भी अच्छी हुई थी, तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था. और जब मेरी प्रमोशन होनी थी टू लेफ्टिनेंट जनरल, तो मेरा नाम नहीं था उन लिस्ट में. ओके. सो ऑल्दो बाद में मेरे को पता चला कुछ नॉर्मल आर्मी पॉलिटिक्स करके नहीं नाम था, बट दैट डज नॉट मैटर. क्यों नहीं था, नहीं था, वॉज मोर इम्पॉर्टेंट. और जब वो नहीं आया तो मेरे को, आई हैड नॉट प्रिपेयर्ड माई सेल्फ. when like they say, you must prepare for failure. So मेरी गलती ये थी कि I was not prepared. And because I was not prepared, I took it very badly. That, I was to be promoted and I have done so much and all that, but all seems to have now gone waste because of politics. So I started hibernating. I started feeling ashamed of myself that, I've let myself down. I've let my family down. Why? Because, like I said, you are looking forward to the next rank because you have worked so many years for it, 35 years of hard work, and it didn't happen. So I'm talking about that time. Right. I don't feel like that now. So at that moment, you suddenly feel that everything which you worked for has come to stop. And I started, brooding. कि क्यों, कहाँ गलती हो गई? Maybe I should have done this better. Maybe I should have done something there. Maybe कोई connection मेरे को बनाना चाहिए था. All those thoughts which keep coming to your mind. लोग क्या कह रहे होंगे? ऐसी feeling आती है. तो ये आई मेरे को. And slowly I found that मेरी अपने आप जो self-esteem बोलते हैं, I started losing my self-esteem. Because whatever be the reason that I was not approved, I was blaming myself. That मेरे में कुछ कमी रह गई. So I started losing self-esteem and I also found I'm losing confidence. और ये 9, 10, 11 महीने ऐसे चला, जिसमें मैं पार्टीज में नहीं जाता था because I said लोग क्या बोलेंगे. So I became very, isolated myself. Then I realized कि ऐसे तो ज़िंदगी नहीं चल सकती
because everything becomes very bitter and you are more morose. I did not share all this with my family because मैंने सोचा वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में ये because I'm supposed to be the pillar of strength of my family. And if I behave like that in front of them, then I lose that also. So I was alone. Then I said, I need to do something, but now obviously that something can't happen in the army because that path is now shut. So I have to look at something outside. And I started finding a challenge where I thought that अगर मैं ये challenge अपने को रखूं और मैं कर लूं, तो I will prove to myself that I'm okay. At least मेरी जो self esteem है, अपनी eyes में मैं ठीक हो जाऊंगा. तो मेरे को ऐसे एक दिन मैं नेट पे मेरे को ये आयरन इवेंट मिला. तो मैंने कहा वाओ ये कैसा इवेंट है, इतना इसमें कौन स्विम कर सकता है. मैंने कभी नहीं स्विम किया था 3.8 किलोमीटर्स. नो हैड आई रन 42 किलोमीटर्स एंड वन साइकिलिंग मैं करता था. सो आई सेड इफ आई कैन डू दिस नाउ एट 58 तो आई विल रिडीम माई सेल्फ इन माई आईज. तो मैंने किसी को नहीं बताया, आर्मी को तो पता ही नहीं था. मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी खुद से. तो 1.5 साल मैंने ट्रेनिंग की. स्लोली लाइक आई स्टार्टेड एक्सटेंडिंग माई स्विम from 500 meters, 1 kilometer, 2 kilometers, ऐसे करके, running also. 1.5 years I trained and then I went for Ironman Austria. And luckily I managed to do it in 14 hours, 21 minutes. So the day I did it, I was, all those ghosts जो मेरे दिमाग में घूम रहे थे ना, लोग क्या कहेंगे, मैं बिल्कुल useless हूँ, मेरे से कुछ नहीं होगा, all that disappeared. So finally, I would say my purpose of doing the Ironman was achieved because I restored my self-esteem. So you're that doing is for yourself. For myself. And I did not tell the army. I didn't take any support from there. Of course, when I went abroad, I told them I'm going abroad. वो permission लेनी पड़ती है आपको. But जिस दिन मैंने किया, किसी ने ये वीडियो ना अपने एक ग्रुप में डाल दिया मेरे फिनिशिंग का. It went viral. And then I got call from army headquarters कि ये तुमने क्या किया है? Give a write-up. So I gave them a small write-up. And then the army tweeted that, Major General so-and-so has done this. First person. Yeah. And then Rahul Gandhi tweeted and then everything went berserk. People started doing it. I was on a vacation. After that, on 10 days, we were off on vacation in Europe. और यहाँ पे आग लगी हुई थी. So that is how it went. Yeah. Okay. इस पूरी स्टोरी से सर मेरे 2-3 क्वेश्चंस हैं. That एक तो आर्मी में सर्व करते करते हाउ यू मैनेज दैट फॉर द ट्रेनिंग, बिकॉज आप पूरे डे आप सर्व कर रहे हो एंड बॉडी टूट जाती है एंड आफ्टर दैट यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ. तो हाउ यू मैनेज्ड एवरीथिंग? So motivation is a great factor which helps. When you're motivated to do something, then the conditions, however tough they may be, you can overcome them. So I was now motivated and determined because it was for myself. So I would be in office for about 10 hours. My appointment was in Delhi as DG resettlement. And from morning 9 to evening 6 o'clock, I was at work. तो इसलिए ट्रेनिंग या तो उससे पहले कर सकता था या उसके बाद. I couldn't say that ऑफिस में निकल गए जी ट्रेनिंग करने के लिए because it's a very sensitive appointment. तो मैं क्या करता था, वापस आके I would quickly have a snack, change and then 5-day week होता था हमारा working. Monday to Friday, those 5 days, 3 days I would run, 2 days I would swim from 7 at night to 10. Now, it's not that every day I did 3 hours, किसी दिन 1 घंटा, किसी दिन 1.5 घंटा, but that was a window. According to the time. Time was 3 hours, but according to what my body could manage. It's capable of. Because you need to recover also. So time चाहिए आपको recouping के लिए. तो किसी दिन 10 किलोमीटर किया, किसी दिन 15 कर लिया, किसी दिन 20 कर लिया, किसी दिन केवल 5 किया, ऐसे करके. But those 5 days I did that. And on Saturday night, I would do cycling because to do 180 kilometers of cycling, अगर आप 30 kilometers an hour की average करते हो, तो 6 घंटे लगते हैं आपको. Yeah. So you can conveniently say that अगर 180 kilometers आपको करनी है, तो आपको 6 से 7 घंटे या 8 घंटे का टाइम चाहिए. वो रोज तो हो नहीं सकता because you have to go back to work the next day. So Saturday रात को मैं क्या करता था, I used to cycle. And at night I used to do cycling because Delhi mein my event was on 1st of July. So the 3 months before that, June, May, April, बहुत गर्मी होती है. दिन में तो धूप बड़ी होती है, तो रात को वो थोड़ी कम हो जाता है. धूप नहीं होती, टेम्परेचर थोड़ी कम है, सड़क पे ट्रैफिक भी कम होता है, पोल्यूशन भी कम हो जाती है, तो रात को थोड़ा सा आराम मिलता था इस टाइप से. Although it is dangerous
I will not recommend to people कि रात को cycling करो. But I did at night because of this reason. तो रात को साइकिलिंग करता था मैं 2 बजे स्टार्ट करके सुबह 9-10 बजे तक संडे को. Then I used to relax on the Sunday. So that is how I managed to put in my training. And because I was doing this, I did not socialize with anybody. 1.5 साल मैंने पार्टीज नहीं अटेंड की. लोग सोच रहे थे बड़ा एरोगेंट हो रहा है ये, हमारे पार्टी में नहीं आता, एटीट्यूड हो गया इसका. उनको नहीं समझ आती कि आप कुछ कर रहे हो. You are into something. Yeah, you're chasing some dream of yours. Right. They don't understand that. So they are only judging you. But only when you complete it, the satisfaction is yours. Then maybe they might understand कि इसलिए नहीं आ रहा था. But at that moment, so you have to make sacrifices. I made a lot of sacrifices out there. After so much of trainings, after so much of hard work, every day, because you are doing your duty also and आप रात में ट्रेन भी कर रहे हो, तो एक पॉइंट आता है जब बॉडी जवाब देती है एंड इट इज़ लाइक कि इट इज़ गोइंग वेरी टफ बिकॉज आपको कल सुबह फिर ड्यूटी पे जाना. बिल्कुल बिल्कुल. ऐसा हुआ कि दैट आपको कभी लगा हो कि दैट यार व्हाट आई एम डूइंग एंड आई एम वेरी टायर्ड? Quite often. And normal है ये. To start feeling that ये मैं कर रहा हूँ, इससे कुछ होगा भी आगे या नहीं, मैं कर भी पाऊंगा, because I was always in question that will I be able to complete? Right. Because the distances are such. तो ये आता है, ये हमेशा आता है. तो हाउ यू मैनेज दैट एवरी टाइम की नहीं हो जाएगा? एंड नहीं. I used to do 2 techniques. I developed 2 techniques. Yeah, please tell. And they are not my techniques. They are techniques which I picked up because I did a lot of research. क्योंकि ये सबकी प्रॉब्लम होती है. Right. जो आपने पूछा है. तो एक टेक्निक तो मैं यूज करता था called self talk. आप देखते हो जब कोई गेम खेलते हैं एथलीट्स, कुछ कहते हैं अपने आप को, yes, I will do it. तो I also used to tell myself, you are the best. You will come out strong. हो जाएगा तेरे से. इस फर्क पड़ता है. दैट पॉजिटिव टॉक जो आप अपने आप से करते हो, उसमें बहुत बॉडी को इंकरेजमेंट मिलती है जो हम रियलाइज नहीं करते. तो एक तो ये टेक्निक थी. अदर वॉज विजुअलाइजेशन. आई यूज्ड टू विजुअलाइज हाउ आई विल फील व्हेन आई कंप्लीट इट. 18 महीने मैंने दम लगा रहा हूँ मैं, और मैं अभी रेड कारपेट के ऊपर भागूंगा, लोग क्लैप कर रहे होंगे, मेरा नाम अनाउंस करेंगे, विक्रम यू आर एन आयरन मैन. तो इवन नाउ आई एम गेटिंग गूज बम्प्स. तो ऐसी फीलिंग आती है एंड यू स्टार्ट फीलिंग कि यस, इसके लिए मेरे को करना है मेहनत. सो व्हेन यू विजुअलाइज योर सक्सेस, you start feeling optimistic again. You start, your morale goes up because you are looking at the positivity of what you're doing. But if I start saying, नहीं यार मर गए क्या, कल ऑफिस भी जाना है, नींद भी नहीं पूरी हुई, बॉडी में भी दर्द है, then you are going into a negative spiral. So you must try and motivate yourself by whatever technique. So I use these 2 techniques very effectively and I will recommend them to people. बहुत अच्छा इससे इम्प्रूवमेंट आती है. इट इज़ सेम लाइक कि मैं एक स्टोरी सुन रहा था सर, जिन्होंने डिज्नीलैंड बनाया था तो उन्होंने बहुत डिज़ाइन करा एंड सारी चीज़ें करी, एंड जब डिज्नीलैंड बन रहा था तो एक्सीडेंटली उनकी डेथ हो गई. तो देयर सन्स वर कमिंग, उनके 2 बेटे थे, वो देख रहे थे जब बन गया डिज्नीलैंड. तो उन्होंने कहा कि पेपर पे इतना खूबसूरत बनाया था, उससे कई ज़्यादा खूबसूरत ये असल में दिखता है. अगर आज हमारे फादर होते, तो एक बेटा दूसरे बेटे से कह रहा है कि अगर आज हमारे फादर होते तो वो देख पाते कि ये एक्चुअल में कितना सुंदर है. तो उनके दूसरे बेटे ने कहा कि दैट इट इज़ लाइक कि वो उसको 100 बार देख चुके होंगे. करेक्ट. 100 टाइम्स. बिल्कुल, इन हिज ओन माइंड. राइट. In 100 times. So it's same like कि आप विजुलाइज करते थे कि that one day I will win and Yes, yes. I will complete it. Correct. अच्छा, what is more hard? अच्छा, स्विम करते हो तो लेक में होती है या सी में होती है? What are the conditions? So it is an open body. Okay. Can be a big lake or a sea. It can be a sea. हाँ, so it depends. Like I did my first one in Austria, it was a lake. I selected a lake because we don't have a sea around Delhi. Right. And swimming in a sea has different dynamics. Right. You know, tide होती है, salty होता है पानी. तो मैंने लेक सेलेक्ट की. सेकेंड टाइम भी मैंने लेक सेलेक्ट की. थर्ड टाइम जब स्पेन में किया, इट वॉज द ओशन. Mediterranean Sea was there. अच्छा, क्या डिफरेंस मिला आपको? Difference was more to do with the saltiness because when I swam, it took me about an hour and a half to swim. And after that, for next 3-4 hours, I could not feel my lips because of the salt, high content. Secondly, the waves. Now the current. So there's a tide, you know, when it comes. So that pushes you back. So although finally, overall, आप जब देखो तो you are starting from a point, then going to another point, and then coming back. So sometimes you're with the tide, sometimes you're against the tide.
So overall, it may not make a difference, but when you're against the tide, you have to put in more effort. So that is also a different dynamics. मैंने गोवा में भी एक हाफ आयरन मैन किया था, उसमें करंट साइड से आता है, तो you are getting pushed to the side, so you have to make sure you are now swimming into the current. So this is the difference in the sea And than in the lake. ओके एंड 180 किलोमीटर साइकिलिंग है. अच्छा, जो ये पूरा इवेंट होता है सर दर्शकों के लिए काफ़ी बड़ा इवेंट है एंड 16 to 17 आवर्स आप कंटिन्यूसली एंड्योरेंस में एक्टिव हो बहुत ज़्यादा. इसके बीच में आपको असिस्टेंस भी मिल सकती है चीज़ों के लिए या आपको हर चीज़ खुद ही मैनेज करनी है? सो इसमें क्या है दैट जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, जैसे मैराथन में होता है, हर कुछ डिस्टेंस के ऊपर आपको स्टेशंस मिलेंगे जहाँ पे आपको पानी और बिस्किट्स या कुछ मिल सकता है, ठीक है. उसके अलावा बाकी सब कुछ आपको अपने आप करना है. सो व्हेन आई स्टार्ट, आई हैव टू हैव माई ओन वाटर, माई ओन नरिशमेंट, एंड मैं रिफिल करता हूँ फिर इन स्टेशंस के ऊपर, क्योंकि आप समझ सकते हो 180 किलोमीटर साइकिलिंग में कितना पानी आप पियोगे, और वो शुरू में नहीं कैरी कर सकते. सो यू कैन रिप्लेनिश योर सेल्फ, बट उसके अलावा आप बाहर से कोई सपोर्ट नहीं ले सकते. मान लो मेरा साइकिल पंक्चर हो गया, तो मेरे को खुद ही अपनी ट्यूब चेंज करनी है या पंचर लगाना है या जो भी मैंने स्ट्रैटेजी बना रखी है. सो आई यूज टू कैरी स्पेयर ट्यूब्स, आई यूज टू कैरी CO2 कार्ट्रिजेस, ताकि उसमें एक बार लगाओ तो हवा भर जाती है, उतनी भर जाती है कि आप अगले पॉइंट तक पहुंच जाओ जहाँ पे आपको पंप मिल जाएगा, उस टाइप से. सो दिस इज द काइंड ऑफ इवेंट इट इज वेयर एक्सटर्नल सपोर्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, इज नॉट अलाउड. एक्सटर्नली आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपको खुद ही बिल्कुल टैकल आपको खुद ही करना खुद ही टैकल करना है आपको. इंजरीज भी होती हैं इसमें लोगों को? ऑफ कोर्स. अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका में 2 लोगों की डेथ हो गई है. दे हैड हार्ट अटैक्स इन द स्विम जस्ट अबाउट 2 months बैक, और ये रिपीटेडली होता रहता है. एंड देयरफॉर, एंड आई वाज एनालाइजिंग क्यों होता है, बिकॉज ये नॉर्मली स्विम में ही होता है हार्ट अटैक. हाँ. सो क्या होता है कि यू स्टार्ट व्हेन, लाइक दे टेल यू ना, यू आर योर ओन कॉम्पिटिशन, डोंट कम्पीट विद अदर्स. मगर जब 3000 लोग इकट्ठे स्टार्ट करते हैं तो सडनली जोश आता है आपको, और आप देख रहे हो ये इतना तेज जा रहा है, ये इतना तेज जा रहा है, तो आप भी तेज जाते हो. यू आर नॉट स्टिकिंग टू द पेस दैट यू हैव प्रैक्टिस्ड. यू आर नाउ ट्राइंग टू कैच अप विद द पीपल अराउंड यू, और उससे रेस लग जाती है. हाँ, उससे आपने ओवरडू कर देते हो आप, एंड यू एंड अप इंजरिंग योर सेल्फ. सो यू हैव टू बी वेरी लाइक दिस है ना, मेंटली काम, एंड स्टिक टू द प्लान दैट यू हैव मेड. बिकॉज आपने कोई भी प्लान बनाया कि मैंने 1 घंटे में करना है या 1.5 घंटे में करना है, राइट. उसको आपने स्टिक करके रखना है. अच्छा, बिना ट्रेनर, बिना न्यूट्रिशनिस्ट, ऑफिस के बाद रात भर साइकिलिंग, स्विमिंग, ये डिसिप्लिन कैसे मेंटेन होता है? मतलब तो बहुत पीक ऑफ मोटिवेशन चाहिए लाइफ में, कि मतलब वेरी मच इनटू इट, कि दैट आई हैव टू डू दिस. सो आई कीप टेलिंग पीपल दैट देयर इज अगेन अ टेक्निक टू इट. अभी अगर मैं रात को रनिंग कर रहा हूँ या साइकिलिंग कर रहा हूँ, तो आई नीड टू बी डिसिप्लिन टू डू दैट. But how do I maintain that discipline? Right. So I maintain it because I equate discipline to self-love. If I love myself and I know मैं अपने लिए कर रहा हूँ, then I have to be disciplined. Because if I don't do it, तो who's going to lose? If I don't cycle, if I don't train, I will not be able to do Ironman. तो प्लान तो मैं नहीं बनाया था Ironman करने के लिए, और अगर मैं अपने लिए नहीं करता हूँ तो I don't love myself. So you have to make this equation that self-love is equal to self-discipline. And from there, then you do time management. कि मैं अगर कोई sacrifice कर रहा हूँ, मैं अपना time को manage कर रहा हूँ, तो because of that discipline, because it is for myself. On the contrary, अगर मेरे को कोई order देता, तुम Ironman करोगे, then I may not be so disciplined because it is not self-love. So the motivation has to come from within. So it is difficult, complicated, but it can be done if you start making these equations in your life. थोड़ा इमोशंस अटैच होने चाहिए आपके गोल के बिल्कुल लिए. बिल्कुल. Passion, पैशन. emotion, and that fuels hard work because you have something to look forward to. That visualization करो आप अपना. अभी बातों के दौरान आपने एक चीज़ बोली कि दैट यू आर डूइंग वेरी एक्सीलेंट जॉब इन योर करियर, sword of honor and other medals also, जो हर किसी को नहीं मिलते. यू आर डूइंग एक्सीलेंट एंड आप मेजर जनरल बने, राइट. एंड एक लेवल बाद आप नहीं पहुंच पाए उस चीज़ पे, चाहे उसके पीछे कुछ भी रीज़न हो.
बट जो आपने बताया एक चीज़ होती है कि दैट सेल्फ डाउट आ जाता है, दैट व्हाट इज़ रॉन्ग विद मी, दैट व्हाट इज़ रॉन्ग। और जैसे आपकी लाइफ में ये एक स्टेज पे आया, ये हर किसी की लाइफ में आता है आई बिल्कुल। थिंक, चाहे वो कोई 27 हो या 75 हो, बट कभी भी आ सकता है ये डाउट दैट व्हाट इज आई एम, हु आई एम एंड व्हाट आई हैव सपोज टू डू, मैं क्या करूं। ये सेल्फ डाउट का आंसर अगर आप हम सबको दे सको जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, जिनको भी सेल्फ डाउट आता है कभी भी अपनी लाइफ में अपने ऊपर, व्हाट दे शुड डू, व्हाट दे शुड ट्राई। So now in hindsight, I can say that जब भी ऐसा failure आता है, after all self-doubt comes with a failure. राइट राइट And that failure is not of your life. That failure is of that chapter. तो उसको आप ऐसे लो कि ये जो failure आया, चाहे जो भी आपकी एज हो, you've had successes before. Now you have faced a failure. So you should take it and isolate it to say that this event I have failed in, not my life. My life is not over. And therefore, I will now try again and again. But if you're repeatedly having the same failure, then there is time to start thinking that do you want to carry on this path or you want to change the path? Because आप कितनी बार try करके आप fail करोगे, and that will every time you fail, you will start feeling more and more demoralized. So that decision when to change is very delicate, but it's in your hands. So you should be conscious of it. आपने एक बार क्रैक एग्जाम दिया, मान लो कोई somebody wants to join some, you took an exam, you didn't fail it, you failed, next time you have to stop and think, okay, do I want to do it again, or let me change, let me try some other exam, or maybe there is something wrong in my technique. So you must stop and do introspection, and for all this it will only work if you are prepared. Okay, I will fail. अगर आप सोचते जी मैं एग्जाम दूंगा, मैं निकल जाऊंगा और फिर फेल हो गए, फिर तो आपको बुरा ही लगेगा. राइट So in my case, I was not prepared to fail, and that's why I went into that. So I always tell people must try and be prepared for failure. It's the most important lesson, and it is universal. आपको एक भी आदमी नहीं मिलेगा लाइफ में जो फेल नहीं हुआ. सब फेल हुआ कभी ना कभी. लिटरली And therefore, they have all come out of it. No, that means you can come out of it, but for that you have to prepare. इट्स अ ग्रेट एडवाइस सर. सही बात है कि आई थिंक फेलियर इज द इवेंट एंड सक्सेस इज द इवेंट, Absolutely, एंड बोथ हैपेंस absolutely, all the time. ऑल द टाइम. Yeah. एंड लाइफ में सबसे ज़्यादा अगर एक चीज़ देखी जाए तो यू विल फेल ओनली इन एनी काइंड ऑफ थिंग. लाइफ में बहुत चीज़ें हैं, करियर में हो सकता है, किसी भी लाइफ के एक्सपेक्ट में हो सकता है, यू कैन फेल. तो यू मस्ट प्रिपेयर फॉर फेलियर. And failure does not mean it's only a big fall. Failure is you asked your girlfriend for a date and she said no. वो भी failure है. लोग उसी में उदास हो जाते हैं. So failure is just an event. Okay. It doesn't have to be something only significant. Every day you are doing hundreds of things, and most of them you will do well, and many of them you may not do well. राइट सर. स्ट्राइक कॉप्स का नाम ही डेंजरस है, बट इनका रोल क्या होता है रियल वॉर में? So फौज में क्या होता है, जो हमारे फॉर्मेशंस होते हैं, या आप उनको बोलो डिविजन्स होते हैं या कोर्स होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं. एक तो हमारे बॉर्डर को डिफेंड करने के लिए होती हैं, उनको हम बोलते हैं डिफेंसिव फॉर्मेशंस. और कुछ एक ऐसे होते हैं जिनका काम होता है दुश्मन की टेरिटरी में जाके अटैक करना, उनको हम बोलते हैं स्ट्राइक कोर्स या स्ट्राइक ऑफेंसिव फॉर्मेशंस. ठीक है. अभी क्या है, जब हम लड़ाई शुरू होती है तो सबसे पहले तो हम अपने घर को बचाना है, तो जितने डिफेंसिव फॉर्मेशंस हैं वो सब बॉर्डर में चले जाते हैं और गार्ड रखते हैं कि यहाँ से दुश्मन अंदर ना आ जाए. ठीक है. फिर हमको कुछ हासिल भी करना है, तो जो हमारे ऑफेंसिव फॉर्मेशंस हैं वो सेंट्रली उनको रखते हैं हम, और हम देखते हैं भाई इस जगह जाना है या इस जगह जाना है या इस जगह जाना है, और फिर वहाँ पे उनको लॉन्च करते हैं. तो वो दुश्मन की टेरिटरी में घुस के वहाँ कैप्चरिंग आगे शुरू करते हैं ताकि वो हमारा गेन हो. और आप चाहे टेरिटरी कैप्चर कर रहे हो या आप प्रिजनर्स ले रहे हो, जो भी आप कैप्चर कर रहे हो या उनके चीज़ें डिस्ट्रॉय कर रहे हो, दैट इज़ व्हाट यू आर गेनिंग एंड कीपिंग योर ओन हाउस सेफ. सो डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव. सो ऑफेंसिव फॉर्मेशंस आर कॉल्ड द स्ट्राइक फॉर्मेशंस. अच्छा, जो स्ट्राइक कॉप्स होते हैं सर, उनकी ट्रेनिंग डिफरेंटली होती है? हाँ, ओके. बेसिक ट्रेनिंग तो सेम है, बिकॉज हथियार वही हैं,
आदमी वही है सब कुछ, बट उनकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है, उनकी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने का तरीका डिफरेंट होता है। और एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, जो डिफेंसिव फॉर्मेशंस हैं वो बॉर्डर के नज़दीक ही रहती हैं, ठीक है। जैसे आप देखोगे हमारे जो टाउन्स हैं, बठिंडा हो गया, सूरतगढ़ हो गया, बीकानेर हो गया, ये सब डिफेंसिव फॉर्मेशंस हैं। जैसे ही लड़ाई लगने को ये आगे तकरीबन 30, 40, 50, 100 किलोमीटर जाके बॉर्डर को पकड़ लेते हैं। जो ऑफेंसिव या स्ट्राइक कोर्स हैं वो हार्टलैंड में रहती हैं, इन सेंट्रल इंडिया। हो सकता है अंबाला हो, ऐसी जगह जहां से आप कहीं भी जा सकते हो, दुश्मन को ये ना पता चल जाए आपकी लोकेशन से कि आपने आना कहाँ है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सरप्राइज। यू हैव टू सरप्राइज द एनिमी कि आपने कहाँ पे अटैक करना है। इसलिए उसको सेंट्रली दूर रखते हैं और फिर रातों रात उसको जितना छुपा के मूव कर सकते हैं उसको मूव करते हैं और फिर अटैक करते हैं वहाँ पे। सो दैट इज द डिफरेंस इन देयर ऑपरेशंस। देयर यू आर गोइंग टू गेन टेरिटरी, हियर यू आर गोइंग टू डिफेंड योर टेरिटरी। वाइल्स यू कैन बी डिफेंसिव बाय बीइंग ऑफेंसिव ऑल्सो। मतलब दुश्मन को जाके थोड़ा थोड़ा अटैक करते रहो अपने वहां से, दैट इज कॉल्ड ऑफेंसिव डिफेंस। बट इसमें केवल ऑफेंस है स्ट्राइक वालों में। They do only offensive. Yeah, so the strategy overall is different, but basic training of both is you're using same equipment. मतलब they are prepared to just do attack. Yeah. But they can also do defense and they can also do attack. So primary roles is what I'm talking. Secondary both can do each other's job. Okay, that's good. Sir, आपको अति विशिष्ट सेवा मेडल जो प्रेसिडेंट से मिला था, वो सिर्फ आपके लिए एक अवार्ड था या एक वैलिडेशन था? I think it is an acknowledgement that you have done good work. So whether you call it validation, you call it an award, and all these I think are given so that they inspire you and they inspire other people. आपको जो award मिलता है is to make you conscious that if you work hard, you will be rewarded. So it is a catalyst to work harder. So that is, I feel, the reason for it, and that is how I also felt. That आपने जो काम किया उसको किसी ने एक्नॉलेज किया। गुड सर, टेडेक्स टॉक में आपने बताया था पजल ऑफ आइडेंटिटी कहा था आपने। यूनिफॉर्म के बिना सोल्जर का आइडेंटिटी कैसे सर्वाइव करता है? इस टॉक में जो मैंने बोला था वाज टू डू विद व्हाट इज माय आइडेंटिटी। इफ समबडी वाज टू आस्क मी, विक्रम डोगरा, हु आर यू, तो हु एम आई? एम आई जस्ट एन ऑफिसर? Am I just a major general? Am I only Iron Man? Am I just a father or a husband? Who am I? What am I? So that puzzle, if you can identify who you are, then maybe you can also from there see where you want to go. Finally, we are all looking for something in life. Right. A lot of students will say, I don't know what I want to be in life. So how do you find out what you want to be in life if you don't know what you are? So that is where the puzzle of identity comes. And what I felt in that was that we all have 3 identities. One is what I think of myself. One is of what you think of me. And one is what the real me is, which I may not know and you may not know. Right. अभी इन तीनों को अगर एक बन जाए, that I am what I am and you also think I am that and I also think I am, then that is the ideal situation, but it never happens. Right. I have a perception of myself. मैं बड़ा फन्ने खान हूँ, मैं बड़ा फिट हूँ, मैं बड़ा ऐसा हूँ, मैं बड़ा फ्रेंडली हूँ. You may think बड़ा arrogant है, बड़ा useless है. So there is a difference in the perception of the same man of what you think and what the man thinks. So that gap needs to be bridged to make it as close to one. That's what makes you genuine then. That you are what people say you are. जैसे बोलते हैं ना कि ये he is what we say he is, तो वो genuine बंदा होता है। बट बंदा कुछ और है, बनना कुछ और है, that is where the puzzle of identity comes. And now when you say मैंने क्या बनना लाइफ में, then how do you reach there? So I also spoke of that to say that look for somebody who inspires you. If I was to ask you, Prateek, tell me, आपको कौन इंस्पायर करता है, तो आप बोलोगे ओके फॉर एग्जाम्पल से अब्दुल कलाम हमारे प्रेसिडेंट थे। क्यों इंस्पायर करते हैं आपको? तो आप बताओगे ABCD, ये रीजन है। इनमें से आपके पास क्या नहीं है? आप लिखोगे भी मेरे पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सो नाउ स्टार्ट ब्रिजिंग द गैप बिटवीन व्हाट यू आर एंड व्हाट अब्दुल कलाम वाज, एंड इट गिव्स यू अ डायरेक्शन। ओके, अगर आपको इंस्पायर करते हैं बिकॉज ही वाज अ साइंटिस्ट एंड यू आर नॉट,
then start becoming a scientist. So to become a scientist, so you know which stream to follow now. So it gives you direction in life. And that is where the puzzle of your identity starts getting solved. मुझे ऐसा लगता है सर, कभी कभार हमारी आइडेंटिटी शायद हमने मन में इस चीज़ से पे भी लेके बना लेते हैं कि हमने क्या अचीव करा है या हमने सोसाइटी में किस लेवल तक हम पहुंच पाए हैं, वही हमारी आइडेंटिटी है. बट आई थिंक ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है. My rank is not my identity. Yeah. So every time you don't have to say Major General, Major General. That's not my identity. I'm Vikram. So who is Vikram? That is your identity. So if you can define who Vikram is, then only you will know your identity. It's a very philosophical talk. Yeah, it's not easy. But it is something we don't think about. But that's how I gave it a TED talk. मैं तो ये समझ रहा हूँ कि that audience सुन रही होगी and वो ये बोलेंगे कि that puzzle of identity की कुछ बात हुई and सर ये बोल रहे थे कि that अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो. बिल्कुल. But actually में ये I'm a student of philosophy, तो I read books and everything. मतलब this is the greatest of all time that every philosopher has said कि that the search you can do for whatever you can do, search for yourself, search yourself in you. Correct. And this is the best thing you can do. मतलब उससे पहले मतलब Osho says कि उससे पहले आपकी अर्थी नहीं उठनी चाहिए अगर आप अपने आप को नहीं जान पाए, that who you are and what you want to be. बिल्कुल. Great thing. ये जो आपने बताया, आई थिंक आप लोग भी अपनी जिंदगी में ट्राई करो एंड फिगर इट आउट. अच्छा, अपने आप को पहचानने का बेस्ट तरीका क्या है? हाउ यू फिगर इट आउट? It's not easy. So like they say, no, it is easier for me to teach others what to do than to follow my own teachings. Right. So मैं तो आपको बता रहा हूँ what is puzzle of identity. But whether I have been able to identify myself properly, well, I would say maybe 70% or 80% because it's not such an easy topic. And while talking to you, I'm realizing that who I am. And वही मिक्स आंसर्स आ रहे हैं, that what you think of me, what I think of me, and there is a third POV. Which is the actual you. Actually. Which only God knows. Which actually God knows. And sometimes you also realize that यार मैं तो ऐसा भी हूँ. And sometimes your mindset नहीं ऐसा नहीं है. Puzzle of identity is really a thing that do exist. So I would feel that when you are trying to say who you are, you might have to also be bitter about yourself. कि भाई यार मैं कभी कभी झूठ भी बोल देता हूँ, मैं कभी कभी ये भी कर देता हूँ, मैं कभी कभी वो भी कर देता हूँ, which you don't want to believe. Right. Because you have formed an image of yourself. Right. That I'm here. Yeah. But the truth, you know, but you is pushed back somewhere. Similarly, what do you know about me is different because I have created an image. So that is where the puzzle is. So when you are saying how much do you know yourself, there may be many things about me which I have pushed down. And I don't even want to think about them because they may not be pleasant. So it's very complicated. It's not so easy. Actually, लाइफ में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम इंसान सॉल्व कर देता है. यू हैव डिड आयरन मैन, बट एक्चुअली में अपने आप को खोज पाना अपने अंदर ही. But I would not say, if somebody used to say, who are you? I'm Iron Man. No, that's only an event. Yeah. I'm an army officer. That's a profession. Or it's my passion, or whatever you may say. But who are you would be something deeper. No, it's to do with the way you think in terms of as a person. Am I compassionate? Am I passionate? Am I genuine? So like I said, it is a very, very complicated thing and you may not even want to talk about it publicly as to who you are. Yeah. But my talk was more to do with telling students as to defining who you are to go where you want to go. That what should you become in life? Because everyone has this confusion that I don't know what I want to be. So one of the ways is to find what you are, who inspires you, and try and close that gap between, and you will get a direction. That you want to be a musician, you want to be a scientist, you want to be an army officer, you want to be whatever, like that. एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी थी. मैं एक चीज़ को अपनी लाइफ में सोचता हूँ that right now I am 27. मुझे ऐसा लगता है कि भाई अभी ज़िंदगी के काफ़ी साल बचे हैं. What I want to be. तो कभी कभार मैं इसी को फिगर आउट करता हूँ.
एंड आई थिंक कि मुझे अपने आप को ऐसे देखना है. जब मैं 60 साल का हूँगा तो मुझे अपने आप को ऐसे देखना है. एंड समटाइम आई फील कि पहले मेरे पास जो चीज़ें नहीं थी मैं उन चीज़ों के बारे में सोचता था, वो मैंने हासिल कर ली. अब जो चीज़ें नहीं है मेरे पास मैं उनके बारे में सोचता हूँ. स्टिल आई एम फिगरिंग आउट कि मैं उनको कैसे अचीव करूँ. एंड वन डे दैट विल ऑल्सो बिकम अ नंबर एंड रियल. फिर मैं उसके आगे की सोचूंगा. ये तो रेस कभी खत्म ही नहीं होती. होनी भी नहीं चाहिए. मैं ये कहूँगा कि ये रेस जिस दिन रेस खत्म हो गई, आप खत्म हो गए. एवरी डे यू मस्ट हैव अ न्यू ड्रीम and you achieve that dream and then the next dream. Imagine you have nothing to wake up for. कि प्रतीक सुबह उठे क्या करना है, कुछ नहीं करना आज, तो लाइफ विल फिनिश. नो, यू विल बी स्टैग्नेंट. अपने चाय पिए, सो गए, टीवी देख लिया. दैट इज नॉट लाइफ. यू हैव टू बी चेजिंग समथिंग दैट यू आर पैशनेट अबाउट or you desire or is your dream to do. Whatever it might be. It doesn't have to be only in a professional manner. It may be travel, it may be singing, it may be, just making friends, or maybe chasing some other thing which you wanted to do. But you must have a purpose in your life. So that is very important. At 27, your purpose you have achieved. Then for next purpose. So that's why you say, where do you see yourself in 5 years? Start getting there. पहुंच गए. Next 5 years or 10 years, whatever that, I'm giving 5 as only an example. Could be 10 years, 15 years. Like you said, at 60, you want to see yourself here. Most of us limit this to wealth. At 60, I want to be rich. ये भी होना चाहिए. चलो हो गया. But is that all? No. What is it that satisfies you? What gives you happiness? पैसा तो आ गया, happiness आ गई वो वाली. उसके अलावा क्या है लाइफ में? Right. माइंड में जो वैक्यूम है आपके, जो तड़फ रहती है अंदर के, इट्स नॉट फुलफिलिंग. पैसा है बट इट्स आई एम नॉट satisfied. What is it that will make you satisfied is a very big question which is not easy to answer. Very few people, if you find that answer, you are happy. Right. So that is. And still काफी टाइम आपको लग सकता है ये आंसर को ढूंढने में. एक्चुअली अगर मिल गया आंसर तो आपको मोक्ष मिल जाएगा. Right. Because it's not. It's different. With every stage, like I told you, your perception at every rank changes. Similarly, as you grow in life, your perception changes. Today, what you are chasing, you will not want tomorrow. Right. You will say, oh, I was chasing this, how stupid it was. Let me look there now. Perception change जाती है आपकी. Acha, how do you entertain yourself in army life? Because you are away from home, you are into a busy schedule, you're in a tight schedule, you have responsibilities, lots of pressure sometimes. How do you entertain yourself? How you make yourself happy? It's not a challenge. Like for me, I would be quite happy maybe reciting poetry, recording my own poetry, or watching something on television, or reading a book, or trying to sing. It has always been my dream to sing. I want to start learning how to sing. So there are so many things you can do to keep yourself happy. Happiness for me, I feel, is a frame of mind. If today I decide I'll be happy, there's no reason to make me sad. Anything may happen. I don't want to be sad. So you have to have the mental strength to say, I will be happy. In any situation. नहीं तो unhappiness becomes a habit. You'll find people doing very well. सुबह उठते हैं, मुंह ऐसे बना रखा है, सो जाया हुआ, always disgusted, always unhappy, always cribbing. कुछ होता है, they are only, criticizing. It's an attitude. Happiness is a frame of mind. So that is up to you, how you want to keep it. But there are enough things to do in the army to keep yourself busy. I'll tell you, I remember my father used to tell me, he was posted to a place called Gurez. Gurez was about 13,000-14,000, covered with snow. कुछ नहीं था, और उन जमाने में, हम टॉकिंग अबाउट 50s, टीवी भी नहीं था, इंटरनेट तो सुना ही नहीं था. तो वो क्या करते थे टू कीप हैप्पी? ही वुड क्लाइंब ऑन टॉप ऑफ अ हिल, अपना ये शॉवल होता है ना, स्पेड, Right. उसको रख के सिट ऑन इट एंड स्लाइड डाउन लाइक उसकी. देन अगेन क्लाइंब अप, अगेन स्लाइड डाउन. ही सेज दिन में 10-15 बार किया, एक्सरसाइज भी हो गई, मजा भी आ गया. इट इज अ वे टू जस्ट make sure that you are doing an activity to keep happy. So you can find the activity wherever you are. It's a state of mind. It's a state of mind. You don't have to rely on internet, family, or facilities or stuff like that.
आपके ऊपर है, आप कैसे. People remain happy in a prison also. How do they do it? So you have to train your mind. You accept. So how you fill that void, that of loneliness and everything, because you're away from your family and you have children, you have responsibility, and somehow I have talked to many army people. So there was a major general who was saying that there is a problem that कि आपकी फैमिली में कोई मिस हैपनिंग हो रही है या फिर देर इज़ एन इमरजेंसी, बट यू कांट गो बिकॉज आपको पता नहीं है कि दैट आपको इस समय पे छुट्टी चाहिए एंड यू वॉन्ट एबल टू गो. तो कभी कभार वो लोनलीनेस आ जाती है, वो चीज़ें आती हैं दैट कि हाँ आई एम डूइंग एवरीथिंग बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू मेक अप दैट. So this, I think, ये जो अभी आपने narrate किया है, this situation does not exist anymore. With the kind of communications we have today, everybody is in touch with their families, even if you are at the most remote area of our country. So communication is there. You know something is happening. And in 99% cases, if some tragedy is there or some issue is there, you will be sent. I mean, in a good organization. You know, who will not send you? You don't want a chap out here जब उसके वहाँ problem हो रही है. So that situation is not so. Maybe in the olden days when we had no communication, you never knew what was happening at home and you got to know much later. So I don't think that is the tough part in the army today. पहले था 100%. मगर what is the tough part is you are in communication and you know 100% what is happening at home. But you can't do anything about it. right. Abhi, when your family is living alone, you know the kind of pressures. It may be financial, it may be neighbors, it may be relationships. It could be so much happening out there. And you know it happening. But you can't influence it because you are aware. But information aa rahi hai aapko. That is more frustrating. And the army statistics show that people who have committed suicide in the army mostly are those who come back from leave. छुट्टी काट के आए हैं, उनको पता वहाँ कलेश चल रहा है, पर छुट्टी खत्म हो गई, 1 महीना 2 महीने हो छुट्टी ले ली आपने, अब कुछ नहीं कर सकते, आप आ गए वापस. You can't keep staying there. So now you are in that frame of mind that I am helpless. पिक्चर मैं देख रहा हूँ पर कुछ कर नहीं पा रहा हूँ मैं. And that is what leads to frustration. So it's a double-edged weapon, communication. पहले नहीं था ये, आपको पता नहीं वहाँ क्या हो रहा है. So something may have happened and you are not knowing, it's not affected you. That was one problem. This is a different kind of problem because of good communication. आपको पल पल की खबर हो रही है. बिल्कुल. Every moment you are being told that भैया and you know that you can't help. जब इंटेलिजेंस मिलती है सर आपको किसी मिलिटेंट वगैरह की, तो एक जनरल के दिमाग में सबसे पहला थॉट क्या आता है? सबसे पहला थॉट तो ये है कि उसको पकड़ना है, उसको न्यूट्रलाइज कैसे करना है, एंड क्या प्लान होनी चाहिए, व्हेन, वेयर एंड हाउ. दैट इज द थिंग व्हिच कम्स टू योर माइंड. तो हाउ यू एग्जीक्यूट द प्लान? So these are all very now, when you talk of training, over a period of time, your mind gets totally, I would say, programmed to do these 3 things in your mind and make a plan. And plans are also quite well rehearsed and practiced. So your people are well trained. So the moment you get in, the procedure goes into place. Say आपको मालूम है इस विलेज के अंदर एक टेररिस्ट आया है, आपको खबर आई है. सो हाउ डू नाउ गो एंड लोकेट हिम? यू गो एंड डू अ कॉर्डन अबाउट द विलेज. मतलब आपने घेराबंदी कर दी. उसमें एक बाहर की घेराबंदी होती है, एक और नज़दीक की घेराबंदी होती है. एंड फिर आप पूरे विलेज को अनाउंस करके बाहर बुला लेते हो. बोलते प्लीज़ कम आउट. जो कोई ग्राउंड है वहाँ पे, उधर आपने लेडीज़ को एक साइड कर दिया, मेन को बिठा दिया वहाँ पे. एंड फिर घर से घर टीम्स जाती हैं सर्च करते हुए, क्योंकि मिलिटेंट तो बाहर आएगा नहीं, वो छुपा होगा कहीं पे. सो यू आर डूइंग, इट्स कॉल्ड कॉर्डन एंड सर्च. सो आपने कॉर्डन कर लिया, देन यू गो टू हाउसेज सर्चिंग. एंड जब भी आप उस एरिया में नज़दीक पहुंचोगे जहाँ पे वो बंदा छिपा हुआ है, इट इज़ बट नॉर्मल दैट आइदर ही विल रिटेलिएट और ही विल रन, because he knows now he's going to get caught. So his escape are these two. And that is where the action starts. So everything else that you're doing till then is just to identify कहाँ पे है. अच्छा, when you are planning a operation, तो आपको permissions लेनी पड़ती हैं? नहीं,
These are not permissions. Okay. This is your normal duty. Your job in counterinsurgency is to ensure that the insurgents are not causing nuisance around. So when you are got information that यहाँ पे एक militant है, then your job is to go and make sure that you catch him or kill him. Preferably catch, if not kill. So that is part of your job. There are no permissions required. अच्छा, आपका सामना हुआ है कभी किसी मिलिटेंट से? Yes, of course. एनी आपकी कोई मेमोरी हो जो आपको कोर याद हो कि दैट दिस वाज द डे बहुत टफ था या फिर बहुत? So 1998, this was Kupwada. It was 13 RR. And जैसे आपने बताया इन्फॉर्मेशन मिली कि इस गांव में कुछ मिलिटेंट्स आए हैं, ठीक है. What happens is number of militants who have been there in the past have surrendered and now they become informers. So similarly, there was one guy out there who used to come every day to the company and give information that ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है. He was an ex-militant and now he was on rolls of the army. So we got this information, and in the same manner which I described to you, a cordon was sent, outer cordon लगाया, inner cordon लगाया, लोगों को बाहर बुलाया हमने. And what happened was that when the search started and it was getting closer to the place where the militants were hiding, the women started making a noise. You know, they started beating thalis and all that because they wanted to cause a disruption. Okay. Since they all know, finally the militants who are hiding are because of the support that they're getting from the locals. Right. Sometimes it is support which is not coming voluntarily because they've threatened them that if you don't give us support, we'll kill you. And sometimes it is even voluntary that, okay, we sympathize with you because, you know, they make it sound like it's a big cause. So, jo bhi support hai, but it is there. It is in the knowledge of the village that these people are there. So the women started making, you know, beating the thalis with dandas and this and that and all that. So that was like one first signal that you are now close to the place where that guy is hiding. Secondly, as we got closer, they fired. And in the first shot, they got one Jawan. He got hit in the leg. He fell. And उतनी देर में जो retaliatory fire आया था, it is difficult to immediately locate fire कहाँ से आया. You know, it's not that आपको मालूम है कहाँ पे है. Because छुपा हुआ है. हाँ, छुपे हुए हैं. And छुप के fire किया, उसके बाद you change position. So it's not that आपने fire किया, वहीं बंदा बैठा हुआ है. So then the biggest thing which comes about is to locate कि कहाँ पे है बंदा. अगर आप उसमें कोई बड़ा सा रॉकेट लॉन्चर मार दोगे या कोई राउंड मार दोगे तो आपका कोलैटरल डैमेज में यू कैन डिस्ट्रॉय हाउसेज विच आर नॉट एक्चुअली गिविंग shelter to the thing. Although the orders are that you fire a round into that house and bring it down so that the militants get killed or they come out. But before doing that also you have to be sure that this is the right house. You can't keep blowing off houses left, right. So this activity like this carried on. There was firing, cross-firing. In the end, now to cut a long story short, in the end, out of the 3 militants who were there, 2 were brought down, 1 got away. Now, how he sneaked away is mystery to date. Kyunki although we had cordon outside and bahar wale uske aur bhi bahar mein tha, but wo nikal gaya. But 2 people got down and we had no fatal casualties. We had 3 jawans who were injured. Yeah. आपकी यूनिट में जब कैजुअलिटीज होती हैं अपनी यूनिट में तो आपको बुरा लगता है? Of course. It's not your unit. It's like your brothers. If you are a soldier and I am an officer or vice versa, my life depends on you and yours depends on me. That is the relationship out there. It's called blood brothers. ठीक है ना? Unit वाला तो चलो peace time वो तो है ही. But here we are dependent upon each other. So there is no question that you will not feel bad. It's वो like, क्या रिश्ता होता है एक बडी के साथ? रिश्ता is like it's like a soulmate. You know? Right. Because you are so much into each other for protection, for that bonhomie, for your existence, your survival, that it's very close. And I come from a tank unit. So tank में तो all the more reason. जो crew होता है ना, ड्राइवर, गनर, ऑपरेटर, सबकी लाइफ एक दूसरे पे ऊपर डिपेंड करती है. एक भी चूक जाए तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है थोड़ी बहुत. बिल्कुल बिल्कुल. सर जब यूनिट्स में कैजुअलिटीज होती हैं या फिर कोई जवान शहीद होता है तो क्या उसके लिए गवर्नमेंट या फिर आर्मी क्या करती है? व्हाट दे डू फॉर देम?
All this is very well tied up, and the जवान is looked after. जो जवान शहीद होता है उसकी फैमिली को जब तक वो रिटायर नहीं होता फुल पे मिलती है ना. Apart from that, there are certain corpuses, amounts of money which are given as a one time. It could be even from the states, वो भी देते हैं अपने, government, central government भी देती है, इस type से. So they are looked after in terms of their finances. Secondly, there is a lot of support from the unit. जिस यूनिट का वो बंदा है, अच्छा, उनकी कॉन्टैक्ट होती है फैमिली के साथ, उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है, बच्चों की एजुकेशन हो, वैसे कोई प्रॉब्लम हो, वो कॉन्टैक्ट हमेशा रहता है उनके साथ. इट्स बिकॉज इट्स लाइक अ फैमिली. So this contact from the unit to the family helps out all the day-to-day and changing situation problems. And when the man has died, the initial financial one I've told you, where his salary is there forever throughout till he would have retired, and thereafter his pension the wife gets. ओके. एंड जो बेनिफिट्स हमें साथ में मिलते रहते हैं वो यूजुअली चलते रहते बिल्कुल हैं एज इट इज. as it is. So I would say financially there is no problem. In fact, and even a job may be given to a number of wives of Jawans have gone and then appeared for OTA. They're given a special dispensation for age and they become officers. ओह, Yeah. ओके. Yeah. मतलब ये प्रोविजन. हाँ, हाँ, ओके, बिल्कुल. Yeah. दैट्स गुड. एटलीस्ट Yeah. उनको हेल्प हो पाती है Yeah. काफी. Yeah. अच्छा सर, आपके हिसाब से टॉप 3 रेजिमेंट्स इन इंडियन आर्मी? नहीं Controversial. आपके हिसाब से, मैं तो ये बोल नहीं रहा हूँ. मेरे हिसाब से कंट्रोवर्शियल हो जाएगा. देखो आप जब बोलते हैं ना रेजिमेंट्स, तो रेजिमेंट तो बाद में आती है, पहले तो आर्म्स आते हैं. राइट. इन्फेंट्री, आर्मर, मैकेनाइज, आर्टिलरी, इंजीनियर्स, है ना. फिर इन्फेंट्री के अंदर यूनिट्स हैं. देयर इज नो गुड और बैड यूनिट. इट इज द ऑफिसर्स. अच्छा, विच रेजिमेंट यू लाइक द मोस्ट? आपको जहाँ पे बहुत मजा आता है? मेरी रेजिमेंट, पुणे. द Pune Horse. द पुणे हॉर्स. It is the most highly decorated regiment of the Indian Army. राइट. 4 विक्टोरिया क्रॉस हैं, 2 परमवीर चक्र हैं, ठीक है, और 37 बैटल ऑनर्स हैं, ठीक है. एंड जो अभी रिसेंटली मूवी रिलीज हुई है 21 अरुण खेत्रपाल की, वो हमारी रेजिमेंट की है. उनको 71 में ही वॉज द यंगेस्ट ऑफिसर इवन टुडे एंड यंगेस्ट मैन दैट टाइम टू हैव गॉट द परमवीर चक्र. हैव यू सीन द मूवी? नो, You must see it. Must see it. आई विल सी. हाँ, बिकॉज रात में मैं यही करूंगा आज. पक्का आज देखना उसे. तो Tomorrow मेरी is- रेजिमेंट मेरे को ऑफ कोर्स आई लाइक इट द बेस्ट. ओके. अच्छा सर, यूएस आर्मी और इंडियन आर्मी में आपको क्या डिफरेंस नजर आता है? जब आप देखते हो डिफरेंस, तो आपको मेजर डिफरेंस क्या समझ में आता है? See, the difference between the two is to do with the resources. US में resources की कमी नहीं है. Whether it is in the sophistication of the weapons, whether it is in the quality of their vehicles, accommodation, so the material aspects. So one is the material, one is the human. In human resource, I feel the Indian Army is more competent. We are very professional soldiers. And we spend a lot of time doing things which we have to. And that is why the Indian Army is so successful in counterinsurgency or terrorism operations, that other countries are coming and learning from us. So human resource ek hai, in which I feel we are better off. But in the material support, they may be better off because of the sophistication of their equipment and the more money that they have, like that. मतलब मेजर अगर देखा जाए तो रिसोर्सेज में देयर इज अ डिफरेंस. They have better resources. There's no doubt about it. अच्छा, व्हाट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी दैट यू कैन से दिस इज आवर बेस्ट स्ट्रेंथ? I feel Biggest the strength. best part of the Indian Army is the men we have. जो हमारे जवान हैं ना, they are unmatchable. The loyalty that they have towards you, the spirited core you develop is phenomenal. What I miss about the army after retirement is not the pay, the perks and stuff like that. It is the meeting of my men. So I go back to my regiment. I go and play again. I'm going again in March. I go and play hockey with them. I go and meet them over a drink, have food with them. I miss that the most. And they are the I would say the force multiplier of the Indian Army, our jawans. इन योर लाइफ टाइम, अभी तक आपकी सर्विस में जब तक, एनी डे और एनी नाइट दैट यू कांट फॉरगेट?
Well, now when you say can't forget is of two types. One is out of fear and action, and one is out of memory and happiness. Both you can tell. So out of memory and happiness, I would put two events. When I joined the army and IMA got commissioned, I got the Sword of Honor, and I also met my wife there. So that is a very, very unique day for me. And towards the end of my career, when I was to retire, I did the Ironman. Okay. So both the beginning and the termination of my army life are very memorable to me for this. As far as when you talk of a memorable evening in terms or event in terms of being scared or to do with operations, it was to do with this action which I spoke of when we were there chasing these guys. So that day it's like quite clear in my mind that उस समय आपके माइंड में क्या चल रहा था? That what you are thinking? देखो ऐसा कुछ स्पेसिफिकली चलता नहीं है, but everything is bothering you. You have to look at your survival of your people and that they don't get injured and that the task is done, the militants don't get away. Because finally, whilst your job is to neutralize them, it cannot be at the cost of injuring your own people or losing your own people. Absolutely. Like they say, you don't win a war by dying for your country. You win a war by killing the other person for his country. ठीक है ना? So you have to look at your survival. So those kind of things that to keep yourself safe and yet have the mission go through. That is uppermost in your mind. Tell me the routine of a major general, as a major general in the army. आपका routine क्या होता था? A day routine. I can tell you my routine because I think every guy has his own routine. So in my case, I would wake up at a usual time of 6 o'clock, do an exercise for about an hour, okay, have my breakfast and then go to office. Now, when you go to office, there are 101 issues which you have to deal, which is a mundane office job, okay. Depending upon the job you're in, it changes from location to location and office to office. So I will not cover that. So you are at office and all that. Then you finish off. Now, in a place like Delhi, I would finish off at 6 o'clock in the evening. And thereafter, you know my routine. I would come back, have a snack, go for a run, and then try and sleep, and so that I can be fresh in the morning. That was typically my routine towards when I was training for Ironman. But when I was not training for Ironman, before that, I would also then use my evenings for good socializing, use my weekends for playing golf, travel and meeting people. So it's a very balanced and I would say holistic life that you have. Again, changes very, very vastly depending upon your job and location. Location. अच्छा, आपको किस लोकेशन पे सबसे ज्यादा मजा आया आपके करियर में? मेरे को सबसे ज्यादा मजा सरप्राइजिंगली आया रजौरी में, जहाँ पे वादियों को देख के हैं? वादियों को देख के नहीं, वादियों को नहीं देख के। वहाँ पे क्या था कि although it was a very counter-insurgency area, right, lot of terrorism, but the satisfaction out there level was very high. जो काम आप करते हो उसका आपको रिजल्ट दिखता है, और जब आप बाकी पीस टाइम लोकेशंस में होते हो, जो आप काम करते हो उसका रिजल्ट बाद में कभी दिखता है, एंड बाय देन यू ऑलरेडी गॉन. सो इट वाज टू डू विद द काइंड ऑफ रूटीन एंड एक्टिविटी व्हिच वाज देयर. अच्छा, जैसे आप तो एक्सपीरियंस हो जाते हो टाइम के हिसाब से, आपने तो अपने जीवन में 10 तरीके की चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली, तो आपको उतना डर नहीं लग रहा है. बट अ न्यू गाय दैट केम टू योर रेजिमेंट, आपके बटालियन में आता है एंड पता चलता है कि 1 महीने बाद उसको एक ऑपरेशन भी करना है आपके साथ, तो आपको उसकी आंखों में आपको डर दिखता है? उसकी आंखों में नहीं डर दिखता, वो तो रैश होता है, वो तो डेंजरस रिस्क ले लेगा, विच इज, तो आपको ज्यादा डर लगता है उसको साथ ले जाके, बिकॉज यू आर इन चार्ज ऑफ हिज लाइफ. यू कैनॉट अलाउ हिम टू गो एंड डाई, सो यू हैव टू गार्ड हिम, यू हैव टू ट्रेन हिम, you have to educate him to save himself. Because when you're young, you take rash decisions. You have a lot of josh. You want to, become Rambo. तो किसी को आपको control. तो I think it is the other way around. You are scared for him. So you have to control him. You have to pacify him. You have to teach him, educate him, so that he does not lose his life out of जोश में a होश नहीं mistake. खोना. हाँ, I feel that is the most difficult part.
तो आपको एजुकेट करना पड़ता है। बिल्कुल, एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर ऑफिसर्स, इट इज फॉर मेन ऑल्सो, बिकॉज बच्चे आते हैं। आप देखो अग्निवीर में 17-18 साल के लोग जाते हैं, वो जब जाके ऑपरेशन में हिस्सा लेंगे तो उनको अच्छा ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको अच्छा, एजुकेशन अग्निवीर होनी पे चाहिए। आपके क्या व्यूज हैं? व्हाट आर योर व्यूज ऑन My views are अग्निवीर? very clear. I've done a podcast on that earlier also. I think it was not a good idea at all. Because 4 saal is not enough to train a man to give you the kind of performance that you need, especially in technical, where equipment is involved, like my regiment, Armored Corps. हम जब हमारे टैंकों के क्रू बनाते हैं, so there is something called operational crews. They are the guys who will be in war. And then there are spare crews, कि वो मरेगा तो हम यहाँ से रिप्लेस करेंगे। तो हमारे ऑपरेशनल क्रूज में 5 साल की सर्विस से कम के लोग होते ही नहीं है, ओके, क्योंकि उतना टाइम आपको चाहिए टू बिकम प्रोफिशिएंट, राइट, whether it is to be a driver or a gunner or a commander or whatever else. That is the kind of experience that is required. And अग्निवीर की पूरी लाइफ ही 4 साल है, 4 साल। जिसमें से आधा 6 महीने आपने ट्रेनिंग में निकाले और 3.5 साल आपकी यूनिट में रहे, और उसमें भी से भी लास्ट 6 महीने वो बाहर निकलने की सोच रहा है, तो प्रोडक्टिव उसकी 3 साल में वो सीख नहीं पाएगा इतनी प्रोफिशिएंटली जितना आपको चाहिए। उसमें जोश तो होगा, मगर दैट होश पार्ट में बी लैकिंग, यू नो, द नॉलेज, द एक्सपर्टीज and the experience are all lacking. So I don't think it's a good scheme. And I think people have also come to realize that now. And therefore there are so many talks that you hear कि अभी शायद इसको 25% रिटेंशन से हम इसको बढ़ा देंगे, या ड्यूरेशन बढ़ा देंगे, या जो भी अभी करते हैं. But in my opinion it was a bad idea. सर, कोर्ट मार्शल क्या होता है? एंड See, कोर्ट मार्शल क्या होता है कि जब भी फौज में कोई बंदा गलती करता है, एंड किस डिग्री की गलती होती है, अकॉर्डिंगली आपको ट्रायल होती है, जैसे कोर्ट में ट्रायल होती है पनिशमेंट के लिए. सो जैसे जवान होते हैं, कोई छुट्टी से लेट आया, तो जो सीओ है, ही इज कॉल्ड अ वन मैन कोर्ट. वो समरी कोर्ट मार्शल करता है, एससीएम बोलते हैं. सो इफ आई एम अ सीओ एंड यू हैव कम लेट, देन यू आर मार्च्ड अप टू मी. एक चार्ज शीट बनती है आपकी, कि उसमें आई रीड आउट द चार्ट दैट अंडर सेक्शन सो एंड सो यू हैव कम बैक लेट फ्रॉम लीव फॉर 7 days. आपको कुछ कहना है? कहता नहीं सर, गलती हो गई. ठीक है, सो यू सेड फाउंड गिल्टी, एंड यू से ओके 7 days of rigorous imprisonment. Now 7 days of rigorous imprisonment in the army is called RI, means एक यूनिट में ही एक खोटड़ी होती है, ठीक है, उसमें उसको डाल दिया जाता है 7 दिन के लिए, उसको खाना पानी वहीं मिलता है, ठीक है, और उसके रिकॉर्ड में एक रेड इंक एंट्री हो जाएगी कि ये 7 दिन लेट आया, इसको एक रेड इंक एंट्री मिली है. दैट विल अफेक्ट हिज प्रमोशन फॉर नेक्स्ट 3 years. और अगर आपको 4 ऐसी एंट्री मिल जाए तो आपको फौज से निकाल सकता है आपका सीओ, ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड अ समरी कोर्ट मार्शल. नाउ यू इमेजिन देयर इज अ बिगर ऑफेंस, like there has been embezzlement of money by, say, an officer, or he has had some illicit relationships, report होगी, found guilty. तो उसमें कोर्ट बैठता है. अब कोर्ट मार्शल में 5 ऑफिसर बैठते हैं. जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, he has to be of the same rank or higher than the accused. Say if you are a colonel, I have to be a brigadier to become to do your court martial, and I'll have colonels along with me. And why there are 5 is so that when you do a voting, it's not that equal ho gaya, either 2 or 3 or whatever. So these 5 people will then, there is a friend of the accused, like you have a defense lawyer, and then there is a prosecuting lawyer. So it's nothing but a court. It's the same process as a court, but in the army it's called a court martial. Okay. And he will plead the case of the accused, and the prosecuting guy will make the accusations, and the court will then come to a conclusion, and a punishment is then given. Okay. तो इसमें डेथ पनिशमेंट्स भी होती हैं? Well, in war time, theoretically, as per the book, yes, they can be given, but peace time में ऐसे it is not like that. Yeah. The offense is never like that where you are. So in the army you'll find that criminal offenses जो हैं, वो बहुत कम है. नहीं,
rape, molestation, or the third one, I forget the thing now. They become civil offenses then. Okay. Then the man goes into the civil court. Okay. But when you say death penalty, in wartime, if, for example, a sentry on duty is found sleeping, then it can be a very serious offense, because you have jeopardized the life of those 20, 30, 100 people who are sleeping because you are on duty and protecting them. So it's like that. ओके सर, आप यूएन वाला बता रहे थे दैट योर अंगोला एक्सपीरियंस, हाउ वाज दैट? यू वर competing with Bangladesh army and Not competing, we are there. You are on the same side as the Bangladeshi army, the Pakistani army, who out here may be your rivals. You are all on the same side. you're working. You are working side by side with them. Okay. Yeah. How was that experience? They're your friends. How was that experience? Because your mission out there is the same. So the experience is unique, because शुरू में जब आप जाते हो तो you are wondering, ये पाकिस्तानी मिलेंगे, ये कैसे बिहेव करेंगे. बांग्लादेशी इतना नहीं, बट पाकिस्तानी के साथ थोड़ा सा ज्यादा ही प्यार होता है. तो हमारे साथ 20 पाकिस्तानी ऑफिसर थे. Okay. And when I met them for the first time, there were 3 officers who had come to the location where I was posted. And हमारा जो उस एरिया का एक रीजनल कमांडर था, इंडियन ही था वो. Regional commander could be from any country, but it was an Indian. He said, I was the operations officer. I was a major. उसने बोला, विक्रम, when they come ना, इनको स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे, इनको जाके आप रिसीव करना, इनका बैगेज उठा के रखवाना, इनको हम खाना खिलाएंगे. तो ये सब किया मैंने. यूएन में क्या है, कोई आपको ये नहीं है कि भाई कोई कुली मिलता है या कोई ऐसे मिलता है, आपको अपना काम खुद ही करना पड़ता है. अच्छा. So when the plane landed, the UN plane, I went there with my vehicle. I picked them up. I told them come. I helped them with the baggage. तो उन्होंने देखा इमीडिएटली यहाँ लिखा होता है इंडियन, तो थोड़े तो उनके एंटेनास खड़े हो गए थे. बट येस, आई टुक देम, वी गेव देम लंच. बट बाय इवनिंग दे हैड फाउंड देयर ओन आउट देयर फ्रॉम अदर मुस्लिम कंट्रीज. कोई इजिप्शियंस के साथ थे, कोई इधर दे वेंट अवे फ्रॉम अस. बट दे वर, दैट कनेक्शन वाज मेड. एंड लेटर ऑन व्हाट हैपेंड वाज, उनमें से एक बंदा मेरे को हर हफ्ते कॉल करता था रेडियो के ऊपर. हाँ, एक बार तो उसको मलेरिया सा हो गया, या उसको लगा मलेरिया हो गया. वहाँ मलेरिया वाज वेरी डेंजरस. इट वाज सेरेब्रल मलेरिया जो होता है ना. सो ही रैंग मी अप, ही सेज, डोगरा मेरे को यहाँ से निकालो. यू कुड ओनली कम आउट फ्रॉम देयर बाय हेलीकॉप्टर बिकॉज एवरीथिंग एल्स वाज माइंड. सो ही सेड, मेरे को मलेरिया हो रहा है, मैं मर जाऊंगा यहाँ पे. सो आई सेंट अ हेलीकॉप्टर, वी गॉट हिम टू द हेडक्वार्टर्स. 2-4 दिन रहा. द हॉस्पिटल सेड कुछ नहीं है इसको, तो इसको फिर वापस जाना पड़ा. फिर 15-20 दिन के बाद फिर उसकी कॉल आ गई कि डोगरा मैं मर जाऊंगा, मेरे को निकालो यहाँ से. फिर उसको बुलाया हमने, एंड अगेन इट वाज फाउंड दैट ही वाज स्कैर्ड. वी सेंट हिम बैक. सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स. सो यू डू डेवलप अ लिटिल बिट ऑफ कनेक्शन. एंड व्हेन वी वर लीविंग, क्या होता है इंडिया में ना, हमारा यहाँ एक गोपीनाथ बाजार है, वहाँ पे सब कुछ फौज का बहुत जल्दी जल्दी बन जाता है. सो एक रिबन होता है जो मिलता है अंगोला में, वो रिबन यहाँ मिल रहा था. तो लोग जो छुट्टी वुट्टी आए थे खरीद के ले आए थे, तो मैंने वो रिबन लगा लिया था. इनके वहाँ नहीं मिलता था पाकिस्तान को. सो कहता है, यार ये तुम्हें ये रिबन कहाँ से मिला? मैंने कहा, हमारे तो बन रहे हैं वहाँ पे, अगर चाहिए तो मैं जाके भिजवा दूंगा. कहता, ना वहाँ से मत भेजना मेरे को कुछ. बिकॉज उसको पता था कि इंडिया से कुछ आएगा तो उसके ISI वाले पीछे पड़ जाएंगे. सो दैट इज वन फनी पार्ट ऑफ इट, दैट देयर यू आर वर्किंग टुगेदर, बट द मोमेंट यू कम बैक, you are looking at each other through the barrel of your guns, because they are your rivals. So it was a very interesting. अच्छा, when you are जब आप कोलैबोरेट करते हो काफी सारी आर्मीज के साथ, how they look up to Indian Army? They find Indian officers as very professional. We work harder than all the other officers. वहाँ पे सैटरडे संडे को सारे बंदे रिलैक्स करते हैं, बीच पे जाते हैं. इंडियन फिर भी काम करते रहते हैं. तो Indians are considered to be hardworking, and if you want something done, they say give it to an Indian officer. That is the impression. तो UN में आपने क्या क्या करा उधर? What is your role? आप किस लिए गए थे? Basically, in the UN, when you go there, you go in 2 different roles. One is you go as a military observer. Military observer is what I had gone as, and your role is to ensure that जो ceasefire हुई है between the 2 warring factions, that
if there is a violation, then you have to investigate, check up, and then advise the mission as to who's at fault and why it happened, and so that it can be resolved. So you have to ensure that peace is maintained. दूसरे जो लोग जाते हैं, they also go as part of the battalion. Like एक इंडियन पूरी battalion थी वहां पे. Their job is peace enforcement. कि अगर वो हथियार लेके जाते हैं, we were unarmed. अगर इन दोनों के बीच में लड़ाई ना रुके, तो you can use force. The UN can use force through these battalions to separate them. Neutralize them. हाँ. Okay. That's called peace enforcement. Okay. So the battalions go there for that, and also for doing other administrative jobs, guarding areas, and also unka role is quite akin to what they do in India, because they have the same weapons, the same ammunition, and it goes as a battalion. But observers are independent, and you are operating also independent. And then in the headquarters that you have, there are some officers posted who are staff officers, who are now coordinating the observers also and the battalions also. So that is you were telling me that thousands of landmines were there. हाँ, so Angola में I went in 1996 and 1975 में इनको इंडिपेंडेंस मिली थी. उसके बाद इनकी लड़ाइयाँ होती रही. तो जो गवर्नमेंट ट्रुप्स थे, they controlled all the towns, and जो रेबल्स थे were in the countryside. तो गवर्नमेंट ट्रुप्स ने क्या किया, ताकि रेबल्स टाउन्स में ना आ सके, they put rings and rings of minefield around the towns. Oh. So you cannot leave the town by road. You fly out, you fly in. इतनी माइंस लगा दी that 10 million mines. 10 million mines were unaccounted for. They didn't know. कोई रिकॉर्ड नहीं मेंटेन किया उन्होंने जब लगाई थी उनको. तो यही नहीं पता था कि माइंस कहाँ पे है. ओहो, कोई जा ही नहीं सकता. बिल्कुल. Therefore, all our movement was out by air. That's why I said उसको हेलीकॉप्टर से लाना पड़ा. हाँ. हेलीकॉप्टर से वापस. Okay. हमारी मेल भी हेलीकॉप्टर से आती थी, खाना भी हेलीकॉप्टर और प्लेन से आता था. जहाँ पे एयरपोर्ट थे वहाँ प्लेन से, नहीं तो दूसरी जगह हेलीकॉप्टर से. So that was the mine scene. And every second day you found some mine has blown up here, somebody's gone over a mine, your vehicle has gone over a mine, ऐसे करके. It was a big challenge, these mines. That is a great thing. You have tackled all of this. At the last, I want just a piece of advice from you, from a Fauji, from an officer, to our audience. What advice you want to give? I'll give advice not as a Fauji, but as a man who has now been through so many years of life, right, that I feel, like I was mentioning earlier, everybody must know that they have a dream. We are confused कि मेरा dream क्या है. So you must identify your dream and believe that yes, this dream can come true. And the way to go about it is hard work. You identify your dream and then start chasing it with conviction. And I can assure you, your dream will come true. Don't give up on your dreams. Don't postpone them and say, बाद में करेंगे. And suddenly you find time निकल गया और आपने इतनी आपकी wish list थी और वो वहीं रह गई. That is my advice to people. That is something amazing, and I love this conversation. And literally मैं बताऊँ, इस conversation को करते हुए मेरे को 2-3 बार goosebumps आए. And your story is inspiring. You're doing a very great job at the age of this. Literally, I can't imagine myself at the age of 68 and I'm doing Ironman. You have that much courage. You have that much. You know your capabilities. You have designed your mindset like this, that you're doing this. So thank you so much for taking out the time for the Prateek show, and you have added a great value. And मुझे लगता है ये सारे लोग यूज करेंगे these values को लाइफ में अपग्रेड करने के लिए. Thank you so much and जय हिंद sir. Prateek, it's been my pleasure. Thank you. I really enjoyed myself, and like I was saying, पता नहीं चला 2.5 घंटे हो गए हमको बात करते हुए. Literally. And अभी बहुत बातें हो सकती हैं, but टाइम की कमी की वजह से. But I assure कि ये एपिसोड सबको बहुत इंस्पायर करेगा लाइफ में कुछ करने के लिए. Thank you for being inspiration to us. Thank you so much for joining us. Thank you, Prateek. Thank you for having me here. तो विक्रम जी की कहानी हमें ये सिखाती है कि दैट असली आयरन मैन आपका डिसिप्लिन है एंड एज इज जस्ट अ नंबर. अगर आपको इस पॉडकास्ट से वैल्यू मिली है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो. अपना फेवरेट पार्ट मुझे कमेंट में जरूर बताना, एंड आप अगला गेस्ट कौन सा चाहते हो आप कमेंट करके मुझे जरूर बता सकते हो. तब तक इस पॉडकास्ट को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जिनको आप मोटिवेट करना चाहते हो, जिनको आप हेल्प करना चाहते हो. मैं मिलता हूं किसी अगले पॉडकास्ट में. टिल द टाइम,
टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।